एंड अपने आप को टैग कर देता हूँ। ठीक है। क्लियर आ रही है ना? कुछ नॉइस वॉइस तो नहीं है ना आवाज में? क्लियर है बस। अर्षित, आज क्या क्या कवर होगा? आज 3-4 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, मतलब फिबोनाकी और पेप कोडिंग के ऑर्डर में चलेंगे लेवल 1 में तो। देन क्लाइम शेयर के 2-3 जो वेरिएशंस थे, जो ये शुरू के 2-3 मॉड्यूल्स हैं, इसमें तो हम वेब कोडिंग के ही ऑर्डर में चलेंगे बिकॉज ये लेवल 1 के मॉड्यूल्स हैं। देन आफ्टरवर्ड जैसे ही लेवल 2 स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम इसी शीट के ऑर्डर में ही फॉलो कर लेंगे। सो करंटली आई गेस ये 3-4 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। देखते हैं कितने होते हैं। 5 मिनट वेट करते हैं, लाइक 10:35 पे स्टार्ट करेंगे। तब तक कुछ भी पूछना हो, लाइक कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो, वो भी पूछ सकते हो। वैसे ऑफ टॉपिक कुछ भी पूछना हो तो भी पूछ सकते हो। डीपी से ही पूछना हो तो भी पूछ सकते हो। आज 2 क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन नहीं, ट्राई करेंगे 3 हो जाए। 2 ही हो पाते हैं तो 2 ही ठीक है। ठीक। हेलो भैया। हाँ हाँ, बोलो।
हाँ हाँ बोलो, आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है? नाम नहीं पता। मेरी बात नहीं आ रही क्या? हेलो, हाँ हाँ आ रही है आवाज, ऋषभ, सॉरी सुमित। आवाज से ब्रेक। अ, अब आ रही नहीं है? हाँ आ रही है। आपकी ना वो ब्रेक हो रही थी ना, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं आ रही है। कुछ पूछना है? हाँ, वो भी मैं कह रहा था ना, ऐसे मुझे ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ना है, तो मैं स्टार्ट कैसे करूँ? मैंने यूट्यूब पे सोलिडिटी ऐसे दे रखा है, लेकिन पहले कंटेंट मुझे आते नहीं उसके, ईथर वगैरह, तो वो सब कैसे होंगे मतलब? वो बताओ कौन यार सा। ब्लॉकचेन का तो मतलब मेरे ख्याल से तो यूडेमी वगैरह से देख लो, जो ज़्यादा बेटर रहेगा यूट्यूब इंस्टेड ऑफ यूट्यूब, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है ना, तो इतना यूट्यूब पे होगा नहीं। यूडेमी पे काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा मेरे ख्याल से। तो अ, जहाँ हाँ बोलो। देखो यहाँ पे मतलब किसी भी कोर्स को या तो परचेज ही कर लेना, या फिर परचेज नहीं करना तो जिसके सबसे ज़्यादा रेटिंग वाले है उसका लिंक भी मिल जाएगा टोरेंट वगैरह का, तो वो डाउनलोड कर लेना। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, मतलब यहाँ पे वो कर लेना। इतना तो आइडिया होगा ही, यहाँ पे 17+ घंटे का वो लगा लेना। और जो लैंग्वेज है यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना, तो एक ही कोर्स बचता है तो एक कोर्स है उतने 92 आवर्स का, ओ भाई साहब। अ, अच्छा इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी दिखा रखा है इमेज में, ये देख लेना ये कैसा है। 92 आवर्स का कंटेंट, लेकिन लास्ट अपडेटेड 2019, बहुत ही पुराना है। मेरे ख्याल से ना इतना अच्छा रिसोर्सेज आपको कहीं मिलेंगे नहीं डॉक्यूमेंटेशन के अलावा, न- जो इस तरह की नई टेक्नोलॉजीज है उनमें। कोड डैम ने एक कोर्स बनाया है, वो भी देख किसने? सकते हो। कोड डैम करके एक चैनल है, कोड डैम। ये हाँ स्टार्टिंग से कराया मतलब पहले सोलिडिटी ईथर सब हो गया सब कुछ। हाँ, वैसे ही करवाया। लर्न सॉलिडिटी 9 999 पर मंथ। ये इंडियन का ही है, मतलब और ओनर बाय, इंडियन है। एक पूरा कोर्स बाय करना है तो 3000 रुपये का, देख लो। सब कुछ है ना इसमें, वैसे वो ईथर वगैरह से पहले पढ़ा ही ना मैंने। आइडिया मुझे भी आइडिया नहीं है, मतलब मैंने भी करने रखी कभी। आप किस में हो, FJP में हो ना? हाँ, अच्छी वीडियो। तो जो ऋतिक है यार, उसको बहुत बढ़िया आइडिया होगा, उससे पूछ लो। ब्लॉकचेन का। हाँ, उसने कर रखा है ना, ब्लॉकचेन पे तो कर रखा है काम। अच्छा, ठीक है, थैंक यू भैया। ठीक है। अब मेरे से नॉइस तो नहीं आ रही ना किसी भी तरह की इस वाले हेडफोन से? नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। ये वाला लिंक तो सबके पास है ना, जो लेवल 2 का लिंक है? शेयर कर देता हूँ मैं। व्हाट्सएप पे दे रखा है। सॉरी। व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ ना link। हाँ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप के, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। कैसे तो अभी तो प्रॉब्लम्स कराओगे ना? अभी 2-3 प्रॉब्लम्स हो पाएंगी 1.5 घंटे में, टैप देखते हैं कोडिंग कितनी। सीखना। हाँ लेवल 1 वाली फिबोनाची, और वो क्लाइंब स्टेयर्स और फिबोनाची, ये स्टार्टिंग की 3। ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन देना है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, तो इन्हीं प्रॉब्लम से सबसे बढ़िया इंट्रोडक्शन मिलता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स लीड कोड पे सॉल्व करेंगे ना? पहले पूछ लेते, अभी 5 मिनट बचे थे। तो हम जो मतलब ये सारे टॉपिक्स हैं इनके लिए मैं यही शीट फॉलो करने वाला हूँ जो मैंने बना रखी है। तो इसमें 90% क्वेश्चन तो लीड कोड वाले ही हैं, बाकी 10% GFG के होंगे, तो अकॉर्डिंगली देख लेंगे, मतलब 10% तो नहीं, ओके। 30% GFG होगा, 70% लीड कोड होगा। ठीक है, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं। एंड प्रोबेबली आई शुड म्यूट एवरीवन। ठीक है, तो सबसे पहले बिफोर जंपिंग ऑन टू एनी प्रॉब्लम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की एक बहुत ही फेमस कोड जो
सबने सुनी रखा होगा, दोस हु कांट रिमेम्बर देयर पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। अब इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है, तो उसके लिए हमें किसी ना किसी प्रॉब्लम पे तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए मैं जस्ट लिख रहा हूँ ताकि जस्ट आपको ब्रीफ आइडिया लग जाए कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम पढ़ने क्या वाले हैं। हु आर those who do not remember their past, those who can't remember their past, are condemned to repeat it। इसका क्या मतलब है? जो अपना पास्ट नहीं याद रख सकते, उनको वो चीजें दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी, उन चीजों को उसको दोबारा दोहराना पड़ेगा। आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं इस लाइन के साथ अपनी डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो फर्स्टली हम एक बेसिक प्रॉब्लम उठा रहे हैं। अब वो बेसिक प्रॉब्लम क्या है? फिबोनाची नंबर्स की प्रॉब्लम है, सबसे बेसिक प्रॉब्लम, जिससे हम इंट्रोडक्शन करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। लेकिन फिबोनाची से भी पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि हम किसी भी प्रॉब्लम को इन जनरल 4 मेथड से कर सकते हैं, जो जनरली डायनेमिक प्रोग्रामिंग की अप्रोचेस होती हैं। सबसे पहली अप्रोच क्या रहती है? सबसे पहले रिकर्सिव अप्रोच रहती है, मतलब एकदम एक्सपोनेंशियल, एकदम ब्रूट फोर्स अप्रोच, एकदम नाइव अप्रोच। इसमें क्या होता है? मतलब आपको कुछ भी नहीं सोचना होता, जस्ट जो आपको दिख रहा है, जस्ट जो आपको सारी चॉइसेस एक्सप्लोर करने वाला जो सॉल्यूशन दिख रहा है, वही रिकर्जन है। कि आपको सारी की सारी चॉइसेस जो भी आपको उस ऑप्शन से, उस नोड से, उस बेसिकली वैल्यू से या उस इंडेक्स से जो भी आपको दिख रही है, सारी की सारी चॉइसेस, वो आप अगर सारी की सारी एक्सप्लोर करते हो, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? उस चीज को रिकर्जन बोलते हैं। तो रिकर्जन क्या रहने वाला है इन जनरल? जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन होंगे उसके लिए ब्रूट फोर्स रहने वाला है। जब हमने रिकर्जन ही करा था, सिर्फ रिकर्जन किया था, तो हमने एक बैक ट्रैकिंग वाली एल्गोरिथम देखी थी। अब बैक ट्रैकिंग में क्या था? बैक ट्रैकिंग में जो प्रॉब्लम्स है ना, उनका जो मोस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है, जो बैक ट्रैकिंग में मोस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है, दैट इज द रिकर्सिव सोल्यूशन ओनली। लेकिन क्या लेकिन जो हमारे डीपी के क्वेश्चन रहने वाले हैं ना, उसमें हमारा जो रिकर्सिव अप्रोच रहने वाली है, वो सिर्फ एक ब्रूट फोर्स की तरह एक्ट करेगी। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज जो हमारे डीपी के क्वेश्चन होंगे उसमें हम कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज, कुछ ना कुछ पैटर्न फाइंड आउट करेंगे, सच दैट कि जो ऑप्टिमाइजेशन है वो रिकर्जन सॉल्यूशन से थोड़ी बेटर हो पाए। तो बैक ट्रैकिंग को दिमाग में रख लेना, क्योंकि बैक ट्रैकिंग वाले क्वेश्चन क्या थे? बैक ट्रैकिंग वाले क्वेश्चनों में रिकर्सिव सॉल्यूशन ही बेस्ट, मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हुआ करता था मोस्टली। थोड़ी बहुत जगहों में डीपी वगैरह लग जाती थी, जैसे बिट मैनिपुलेशन वगैरह लग जाती थी, लेकिन इन जनरल बैक ट्रैकिंग में सारे ही रिकर्सिव सॉल्यूशन मोस्ट ऑप्टिमाइज है। तो इसमें कंस्ट्रेंट क्या रहते थे? अगर मैं आप सबको अनम्यूट करूं, किसी को याद है? मैंने बताया भी था बैक ट्रैकिंग के जनरली क्वेश्चनों में कंस्ट्रेंट क्या रहता है एन के ऊपर? अनम्यूट कर दिया, 100 100 तक, मतलब 100 तो नहीं 100, रहता, लेकिन मतलब 10 की पावर 8 से कम होगा तो चल 18 जाएगा। 18 के अराउंड रहता है। जो बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चनों का बेसिकली एन की वैल्यू होती है, 18 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 30 से ऊपर नहीं जाएगा जहाँ पे भी बैक ट्रैकिंग क्वेश्चन आएंगे, मतलब जिसमें भी एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन एक्सपेक्टेड होगा। अब कुछ बैक ट्रैकिंग के सॉल्यूशंस लीनियर भी होते हैं, पॉलिनोमियल भी होते हैं, लेकिन जनरली इन जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूँ कि बैक ट्रैकिंग के सॉल्यूशंस एक्सपोनेंशियल जाएंगे, तो उसमें कंस्ट्रेंट आपको इसी तरह का दे रखा होगा। तो पहली चीज तो यही फिगर आउट आपको कर लेनी चाहिए कि कोई भी सोल्यूशन बैक ट्रैकिंग का है या फिर डीपी का है या ग्रीडी का है या बाइनरी सर्च का है, तो पता कैसे चलाएं? तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड तो कंस्ट्रेंट ही है मेरे अकॉर्डिंग। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो है ही, अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं समझ आ रही तो सबसे पहले जाओ कंस्ट्रेंट की तरफ और देख लो यार कंस्ट्रेंट इतना छोटा तो नहीं है। कभी पता चले डीपी डीपी डीपी, इतना दिमाग में डीपी भर गया कि क्वेश्चन बैक ट्रैकिंग का था, उसमें डीपी लगनी ही नहीं थी, उसमें कंस्ट्रेंट ही इतना छोटा था, फिर भी डीपी लगाने बैठ गए, फिर भी ग्रीडी लगाने बैठ गए। तो बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चनों में डीपी नहीं लगती मोस्टली केसेस में। अब आ जाते हैं हम डीपी के ऊपर। सो फर्स्ट सॉल्यूशन रहेगा रिकर्जन, दैट इज ब्रूट फोर्स। सेकंड सॉल्यूशन क्या रहता है? रिकर्सिव सॉल्यूशन को ही कुछ ऑप्टिमाइज कर देंगे और उसमें डीपी लगा देंगे, और उसको क्या कहते हैं? मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन नहीं, मेमोराइजेशन। और इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है टॉप डाउन डीपी, टॉप डाउन डायनेमिक प्रोग्रामिंग। फिर इसी सॉल्यूशन के बेसिस पर हम क्या करेंगे? तीसरा मेथड या तीसरी अप्रोच फिगर आउट करेंगे, जो कि होगी टैबुलेशन। ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही डीपी की सॉल्यूशंस है, मतलब डीपी ही है लेकिन डिफरेंट तरीका है। तो इसको क्या बोलते हैं? अगर इसको टॉप डाउन बोलते हैं तो इसको बोलेंगे बॉटम अप सॉल्यूशन। अब बोलते क्यों ऐसा वो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए रट लो
कि मेमोराइजेशन इज नथिंग बट टॉप डाउन डायनेमिक प्रोग्रामिंग, टेबुलेशन इज नथिंग बट बॉटम अप डायनेमिक प्रोग्रामिंग। और अगर वैसे बात करनी हो तो मेमोराइजेशन इज नथिंग बट अ रिकर्सिव सॉल्यूशन एंड टेबुलेशन इज नथिंग बट अ इटरेटिव सॉल्यूशन। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर। अब कुछ कुछ क्वेश्चनों में क्या होता है, जो टेबुलेशन वाला कोड होता है उसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि हम मेमोराइजेशन के बेसिस पर टेबुलेशन डिराइव कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जो डीपी टेबल होती है, आगे जाके समझाऊंगा अगर किसी को बिल्कुल नहीं आता तो, उस डीपी टेबल को एज इट इज ले लेते हैं, मतलब कुछ भी कोड में चेंजेस नहीं करते, बस रिकर्सिव कोड को इटरेटिव कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन जनरली होता क्या है कि कुछ क्वेश्चनों में अगर स्टेट्स जो होती हैं, जो हमारी प्रीवियस स्टेट्स हैं, अगर वो लिमिटेड हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी एक स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी निकल सकती है। कुछ क्वेश्चनों में होता है, ये हर किसी में नहीं होता। अगर हमारी प्रीवियस स्टेट्स लिमिटेड हैं तो हमारी स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी पॉसिबल होती है। तो कुछ क्वेश्चनों में मैं करके दिखा दूंगा। फॉर एग्जांपल फिबोनाची में भी होता है ये स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। तो ये किस बेसिस पर होता है, ये होता है अगर आपकी जो स्टेट्स हैं वो लिमिटेड है, लिमिटेड प्रीवियस स्टेट्स। अब एक एक करके सारे सॉल्यूशन डिस्कस कर लेंगे फिबोनाची के, देन क्लाइंब शेयर्स के। तो आई गेस 2 ही क्वेश्चन हो पाएंगे आज वाली क्लास में। और अगर ये नहीं पता कि आज वाली 1.5 घंटे की क्यों हुई है, तो मैंने चैट में लिख दिया था, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था वो व्हाट्सएप पे पूछ लेना। सिर्फ इसी वीक का है कि 1.5 घंटे रहेगी, उसके बाद से प्रॉपरली 3 घंटे रहेगी। तो लिमिटेड प्रीवियस स्टेट्स, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है कि हम किसी भी सॉल्यूशन को 4 अप्रोचेस से ट्राई करेंगे करने की। ये स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का क्या बताया है, ये मतलब फोर्थ अप्रोच है? हाँ, 4th अप्रोच है, मतलब इसी का ही फॉलो अप बोल सकते हो, फॉलो अप अप्रोच। कि अगर इंटरव्यूअर आपको बोल दे नहीं यार टेबुलेशन से भी खुश नहीं है, तो फिर वो ढूंढ रहा है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपने रिकर्सिव कोड दिया तो ऑब्वियसली वो खुश होएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जनरली टीएलई वाला केस आ जाएगा, क्योंकि जो रिकर्सिव कोड होते हैं वो जनरली एक्सपोनेंशियल होते हैं। तो टीएलई से बचने के लिए आप क्या करोगे, रिकर्सिव कोड लिखोगे। फिर रिकर्सिव कोड में, चलो मैं ये लिख देता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो इन जनरल जो बिहेवियर रहता है वो क्या रहता है, रिकर्सिव कोड का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी पुअर, मतलब एक्सपोनेंशियल, तो मैं पुअर लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ पुअर। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी पुअर। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों पुअर है, कोई बता सकता है? रिकर्सिव कोड की, रिकर्सिव सॉल्यूशन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पुअर क्यों है? पूरा स्टैक रहता है, तो बेस के सेट होके वापस आते हैं। बिकॉज पूरा रिकर्सिव कॉल स्टैक हम बनाते हैं, एक के ऊपर एक फंक्शन पुश हो रहे होते हैं, तो जो फंक्शन है वो स्पेस तो लेंगे ही। अब जावा में जो रिकर्जन का कॉल स्टैक है वो लिमिटेड होता है, तो जो स्टैक ओवरफ्लो के चांसेस होते हैं वो जनरली ज्यादा होते हैं रिकर्सिव सॉल्यूशंस में। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आप बोल सकते हो पुअर है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी पुअर है। मेमोराइजेशन में क्या है, मेमोराइजेशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हम इंप्रूव कर लेंगे, मतलब ड्रास्टिक डिफरेंस होगा, एक्सपोनेंशियल से पॉलिनोमियल में आ जाएंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन हमारा इसको मैं नीचे ऊपर ना करते हुए टिक रॉन्ग कर देता हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कम है, ज्यादा है, या बेटर है, पुअर है। सो दिस इज पुअर, दिस इज पुअर, दिस इज गुड। लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन, बिकॉज दिस इज अ रिकर्सिव सॉल्यूशन, तो अगेन जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है इस वाले मेमोराइजेशन की, अभी बताया नहीं कि होते क्या है, सिर्फ इन जनरल आइडिया दे रहा हूँ। तो इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन पुअर ही रहने वाली है, क्योंकि रिकर्सिव कोड ही तो है, बस उसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइंस ऑफ कोड हमने इंट्रोड्यूस कर दिए डीपी के वजह से। थर्ड होगा टेबुलेशन। इसमें अब क्या रहेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम रहेगी, क्यों, दोनों ही डीपी हैं, सेम ही अप्रोच है, बस एक इटरेटिव है एक रिकर्सिव है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो क्योंकि इसकी भी अच्छी है तो इसकी भी अच्छी ही रहेगी। लेकिन एक और फायदा हमें क्या मिल जाएगा, क्योंकि अब रिकर्सिव कोड नहीं है तो हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, थोड़ी बेटर हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम लगेगी, क्योंकि रिकर्सिव कॉल स्टैक यूज नहीं करा, तो स्टैक ओवरफ्लो आने के चांसेस कम रहेंगे। अब फाइनली स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, तो नाम से पता चल रहा है, अगर इतने स्पेस में भी आप खुश नहीं हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमने जितनी बेटर कर सकते थे कर ही दी, अगर उतने स्पेस में भी आप खुश नहीं हो तो हम कुछ क्वेश्चनों में स्पेस जो है वो और कम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि क्वेश्चन में अगर जो प्रीवियस स्टेट्स हैं वो लिमिटेड हैं तभी। ठीक है, तो इन जनरल 1D डीपी के क्वेश्चनों में आपका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन लग रहा होता है। तो आई गेस इतनी इंट्रोडक्शन काफ़ी थी डीपी से पहले। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिबोनाची का। सर ये टेबुलेशन और मेमोराइजेशन, जैसे टेबुलेशन हमेशा सर बॉटम अप डीपी होता है और मेमोराइजेशन हमेशा टॉप डाउन डीपी होता है। हाँ,
जो मेमोराइजेशन होता है वो टॉप डाउन, जो टेबुलेशन होता है वो बॉटम अप। ये डिपेंड करता है कि आप ट्री कैसा बना रहे हो। आप ट्री ऊपर से नीचे की तरफ बना रहे हो तो आप मेमोराइजेशन को टॉप डाउन बोलोगे और टेबुलेशन को बॉटम अप बोलोगे। लेकिन अगर आप ट्री उल्टा बना रहे हो तो फिर आपकी डेफिनेशन भी उल्टी हो गई। तो जनरली लोग क्या करते हैं, जो ट्री होता है वो ऊपर से नीचे बनाते हैं, तो उस बेसिस पर ये डेफिनेशन डिफाइंड है कि अगर ऊपर से नीचे की तरफ ट्री बन रहा है तो टॉप डाउन इज नथिंग बट मेमोराइजेशन। ये एक्सप्लेन करूंगा मैं टॉप डाउन क्या होता है। अभी फिबोनाची नंबर के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो एक बार फटाफट कोई फिबोनाची सीक्वेंस बता दो यार, व्हाट इज द फिबोनाची सीक्वेंस? 0 1 1 2 3 0 1 1 2 3 5 then 8, this is basically the sum of previous two numbers, so 8 के बाद आ जाएगा हमारा 13 and so on, ठीक है। अब मैं इनके आगे वो भी लिख देता हूँ ये कौन से नंबर्स हैं। दिस इज नथिंग बट द 0th, दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, ठीक है जी। तो लेट सपोज हमें फिफ्थ फिबोनाची नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे यार, फिफ्थ फिबोनाची नंबर निकालने के लिए हमारे को दिख रहा है, या तो क्या करो, अगर मतलब आपको लेवल 1 का पहला मॉड्यूल याद हो तो हमने 2 पॉइंटर टेक्निक करी थी, तो वो कुछ नहीं है, वो सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ही है। तो क्या करो, आप किसी तरह कुछ सीरीज लगा दो सच दैट आप 0+1 1 पर चले जाओ, 1+1 2 पर चले जाओ, 1+2 3 पर चले जाओ, 2+3 5 पर चले जाओ। जैसे ही फिफ्थ नंबर आपको मिल जाए, मतलब अगर इसको 0th नंबर एज्यूम कर रहे हो, तो अगर इसको फर्स्ट एज्यूम कर रहे हो तो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे ही आप 5वें नंबर पर चले जाते हो तो वैसे ही आप क्या करना, उसको प्रिंट कर देना। तो एक तरीका तो वो हो जाता है, लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी रिकर्सिव सॉल्यूशन की सोच रहे हैं। तो अभी आपको रिकरेंस रिलेशन क्या दिख पा रहा है, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का उसके प्रीवियस एलिमेंट्स के बेसिस पर रिकरेंस रिलेशन, यानी अगर बात करें फेथ क्या दिख पा रही है। एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन तो ऑब्वियसली यही है कि हमें nth फिबोनाची नंबर निकालना है। एक्सपेक्टेशन क्या है, अगर हमें n दे रखा होगा तो हमें nth फिबोनाची नंबर फाइंड आउट करना है, रिटर्न करना है। अब बताओ, एक्सपेक्टेशन तो पता चल गई, लेकिन फेथ क्या रखें, व्हाट शुड बी द फेथ। ये फंक्शन कौन सा रिटर्न करेगा, फिबोनाची ऑफ n। अब बताओ फेथ क्या रखी जा सकती है, एनीवन जिसको आता हो वो भी बता सकता है यार। that we know the n-1 and n-2 हमें um, n-1th नंबर और अगर n-2th नंबर, ये दोनों ही नंबर अगर हमें पता हो कि यार पिछला फिबोनाची नंबर कौन सा है, 5 से जस्ट पिछला, और उससे जस्ट पिछला फिबोनाची नंबर कौन सा है, मतलब ये पता हो, ये पता हो, तो हम इजीली ये वाला नंबर निकाल सकते हैं। कैसे, दोनों को सम करके। तो व्हाट वी कैन हैव फेथ इज, एक बारी फिबोनाची ऑफ n-1 हमें पता चल जाए, मतलब n-1th फिबोनाची नंबर निकल जाए, एक बारी n-2th फिबोनाची नंबर एक निकल जाए, फिर हमारा जो nth फिबोनाची नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपली Fibonacci of n will be nothing but Fibonacci of n-1 plus Fibonacci of n-2. So this will be the recurrence relation which you can derive based on the faith. So faith will be solve and find out both the values, that is Fibonacci of n-1 and n-2. एक बार ही दोनों वैल्यूज फाइंड आउट हो गई, उसके बाद ये रहा हमारा रिकरेंस रिलेशन। तो रिकरेंस रिलेशन में तो कुछ भी नहीं रखा, जस्ट हमने ऑब्जर्वेशन लगाई और फॉर्मूला डिराइव कर लिया। लेकिन अब सोचना है आपको कि रिकरेंस रिलेशन को हम कोड की टर्म्स में कैसे लेके आएंगे, मतलब हमारे बेस केसेस क्या होंगे और हमारा जो काइंड ऑफ क्या बोल सकते हैं, बेस केसेस ही पहले तो फिगर आउट करते हैं और मीटिंग एक्सपेक्टेशन क्या रहने वाली है, ठीक है। सो अब बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को फिफ्थ फिबोनाची नंबर निकालना है, तो मैंने बोल दिया कि यार पिछला निकाल लो और उससे पिछला निकाल लो, ये क्या बोलेगा, ये भी यही बोलेगा कि अपने से पिछला निकाल लो और उससे पिछला निकाल लो। तो काइंड ऑफ एक एक्सपोनेंशियल सा ग्राफ बनेगा, मतलब एक नोट से दो दो नोट्स निकल गए, तो एक बार रिकर्जन ट्री बनाने की ट्राई कर लेते हैं। तो वी आर फाइंडिंग द फिफ्थ फिबोनाची नंबर। तो फिफ्थ फिबोनाची नंबर ने क्या बोला कि फोर्थ फिबोनाची नंबर निकाल लो और थर्ड फिबोनाची नंबर निकाल लो। फोर्थ ने क्या बोला कि एक बार थर्ड वाला निकाल लो और सेकंड वाला भी निकाल लो, और फिर जो भी निकलेगा इनका थर्ड फिबोनाची और सेकंड फिबोनाची आएगा, उन दोनों का समेशन कर लेना। थर्ड फिबोनाची क्या बोलेगा, मेरे को अभी रिजल्टेंट नहीं पता, एक बारी सेकंड फिबोनाची मिल जाए, एक बारी फर्स्ट फिबोनाची मिल जाए, देन आई विल सॉल्व द थर्ड फिबोनाची नंबर। सिमिलरली सेकंड क्या बोलेगा, सेकंड भी यही बोलेगा, फर्स्ट फिबोनाची मिल जाए, 0th फिबोनाची मिल जाए। तो अब फाइनली बताओ, जैसे ही हम ये पहुंच गए कि फर्स्ट फिबोनाची नंबर क्या है,
क्या हमें फर्स्ट फिबोनाची नंबर ऑलरेडी पता है? क्या हमें फर्स्ट हाँ फिबोनाची नंबर ऑलरेडी पता है? हाँ बिल्कुल पता है। हमें ये स्टार्टिंग के 2 नंबर्स पता है कि यार 0th फिबोनाची इज नथिंग बट 0 ओनली, फर्स्ट फिबोनाची इज नथिंग बट फर्स्ट ओनली। तो अगर हम 1 पर किसी दिन पहुंच जाए तो हम क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे 1 ओनली। अगर हम किसी दिन 0 पर पहुंच जाए तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे 0 ओनली। जैसे ही 2 ने देखा कि फर्स्ट फिबोनाची इज 1, 0th फिबोनाची इज 0, सो इट विल आल्सो रिटर्न 1 + 0 दैट इज 1। सो 2 ने भी रिटर्न कर दिया 1। अब ध्यान से देखना, 3 पर आ रहे हैं। 3 ने देखा सेकंड फिबोनाची इज 1, सेकंड फिबोनाची इज आल्सो 1, दो लगातार 1 है। और जो फर्स्ट फिबोनाची है वो तो बेस केस ही है, वो तो हमें पहले से ही पता है वो क्या है, वो है अगेन 1। सो थर्ड फिबोनाची आल्सो बिकम्स व्हाट, इट आल्सो बिकम्स 1 + 1 3, 1 + 1 2। ठीक है, तो अब 2 पर आ रहे हैं। तो इस पर आ रहे हैं सेकंड लेवल पर। 4 ने क्या देखा, 4 ने देखा सेकंड जो थर्ड फिबोनाची नंबर है दैट इज 2, एंड जो सेकंड फिबोनाची नंबर है इट विल अगेन गेट कैलकुलेटेड। व्हाई? अभी तक तो ऐसा कुछ करा ही नहीं ना कि हमारा कुछ स्मार्ट काम हो रहा हो। अभी क्या करेगा, बस ये अंधाधुन जैसे ही इसने सेकंड फिबोनाची नंबर मंगवाया वैसे ये क्या कर देगा, अपने से n-1 और n-2 पर कॉल लगा देगा। तो सेकंड फिबोनाची विल कॉल फॉर अगेन 1 and 0। तो अगेन हम बेस केस हिट करेंगे। अगेन बेस केस बोलेगा यार फर्स्ट फिबोनाची तो मेरे को पहले से ही पता था दैट इज 1, 0th फिबोनाची तो मेरे को पहले से ही पता था दैट इज अगेन 0। दोबारा 2 क्या बोलेगा, 2 बोलेगा यार 1 + 0 सेकंड फिबोनाची इज अगेन 1, जो पहले था सेकंड फिबोनाची वही अभी भी रहेगा दैट इज अगेन वी विल रिटर्न 1। 4 पर आए, 4 ने देखा एक जगह से आ रहा है 2, दूसरी जगह से आ रहा है 1, इट हैज टू डू नथिंग बट जस्ट एडिशन। तो ये क्या कर देगा, फोर्थ फिबोनाची विल बी थर्ड फिबोनाची प्लस सेकंड फिबोनाची दैट इज 3। फाइनली फिफ्थ फिबोनाची पर आ रहे हैं। फोर्थ तो कैलकुलेट कर लिया लेकिन थर्ड अभी हाल फिलहाल कैलकुलेट नहीं कर रखा। अब थर्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या अभी जस्ट रिकर्सिव कोड है, क्या कुछ अभी हमने कर रखा है ऐसा कि इस रिकरेंस रिलेशन में हमने कुछ ऐसा पार्ट कर रखा है कि हमें पता है कि थर्ड फिबोनाची नंबर क्या है, ऐसा कुछ कर रखा है हमने हाल फिलहाल? नहीं। अभी तो नहीं। अभी तक तो हाल फिलहाल कुछ नहीं कर रखा। तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा कॉल लगा देंगे दैट इज 3 विल अगेन कॉल व्हाट, 3 विल अगेन कॉल द फिबोनाची ऑफ 2 and 1। 2 will again call what, 2 will again call Fibonacci of 1 and 0। एंड सिमिलरली हमारा यहाँ पर दोबारा बेस केस वही सेम ही बेस केस है, इट विल रिटर्न 1, इट विल रिटर्न 0, इट विल रिटर्न व्हाट, इट विल रिटर्न 1 + 0 दैट इज 1। यहाँ पर आया बेस केस दोबारा 1 ने रिटर्न कर दिया फर्स्ट फिबोनाची 1, 3 will return 1 + 1 2, and finally we will get the fifth Fibonacci number that is 3 + 2 5। सो क्या क्लियर हुआ हाउ द रिकर्सिव कोड इज वर्किंग, कैसे हम फिफ्थ फिबोनाची नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं? बस ठीक है, तो अब बता दो यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है। देखो एग्जैक्ट तो नहीं होती वो, लेकिन वर्स्ट केस में हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। 2 की पावर n प्लस व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है किसी भी रिकर्सिव नंबर ऑफ कोड का? कॉल्स रेज टू द पावर मैक्स हाइट प्री ऑर्डर प्लस पोस्ट ऑर्डर इनटू मैक्स हाइट। नंबर ऑफ कॉल्स की पावर हाइट प्लस में प्री ऑर्डर प्लस में पोस्ट ऑर्डर इनटू में हाइट, प्लस में प्री ऑर्डर प्लस में पोस्ट ऑर्डर इनटू में हाइट। सो व्हाट डू यू थिंक इज द नंबर ऑफ कॉल्स हियर? एक नोड से एट मैक्स कितनी कॉल्स लग रही है? 2 दो। हाइट कितनी जा रही है रिकर्सिव ट्री की, अगर मेरे को n nth फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करना है n जा रही है। सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज नंबर ऑफ कॉल्स की पावर हाइट। ये भी कुछ ना कुछ निकलेगा। प्री ऑर्डर में हम एज सच तो कुछ नहीं कर रहे तो कांस्टेंट ले लेते हैं, पोस्ट ऑर्डर में हम जस्ट समेशन ले रहे हैं फिबोनाची ऑफ इसका और इसका, तो इसमें भी कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, और इनटू में हाइट अगेन n। तो ओवरऑल तो यही वाली टर्म बहुत बड़ी है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये लीनियर है। तो हमारे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई वर्स्ट केस में वो आ गई 2 की पावर n। देखो ये एग्जैक्ट नहीं है, ये बिगो है, वर्स्ट केस है। एग्जैक्टली निकालनी है तो मतलब मैंने एक वीडियो देखी थी अच्छी थी, मतलब ज़्यादा मैथ्स थी उसमें, लेकिन कुछ ना कुछ गोल्डन रेशियो से रिलेटेड निकलती है। तो हमें तो बस इसी से मतलब है 2 की पावर n से। ठीक है, सो दिस इज द रिकर्सिव कोड। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली है 2 की पावर n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी अगर कोड बिना लिखे सोच सकते हो तो? कोड बिना लिखे अगर सोच सकते हो तो क्या होगी? मैंने समझाई थी संडे वाले आई गेस लेक्चर में समझाई थी, जो रिवीजन ली थी। n सर हाइट होगी उसकी।
जो ट्री की हाइट होती है वही होगी, क्योंकि ट्री की ब्रेथ पे तो डिपेंड नहीं करता हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ओनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स ऑन बोथ द ब्रेथ एज वेल एज हाइट, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट, ओनली ऑन द हाइट ऑफ द रिकर्जेंट ट्री। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी करंटली तो हमारी सिर्फ क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n, विच इज द रिकर्सिव कॉल स्टैक स्पेस। ठीक है, क्लियर है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिकर्सिव सॉल्यूशन फिबोनाची का। यस सर। एक्चुअली तो इसमें हम ट्री बॉटम टू टॉप बना देना, तो ये बॉटम टॉप अप्रोच हो गया। नो, अभी सिर्फ रिकर्सिव कोड लिख रहे हैं, अभी डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे हम गए ही नहीं है। So we cannot say it is bottom up or top down or something like that. ठीक है, so I am basically opening the Fibonacci DP वाला क्वेश्चन। आपको स्विच प्रोग्राम 4 में जो जो है वो डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, जो नहीं है वो फ्री रिसोर्सेस में जाके लेवल 1 में जाके ओपन कर सकते हैं लिंक, वरना लीड कोड पे भी करना हो तो लीड कोड पे भी कर सकते हो। चलो लीड कोड पर ही कर लेते हैं। फिबोनाची लीड कोड, आई गेस मेरी शीट में पहला ही क्वेश्चन होगा ये वाला। डीपी में जाओगे, थोड़ा बहुत बोरिंग रहने वाला है जिन लोगों को ऑलरेडी लेवल 1 आता है अच्छे से, लेकिन मे भी थोड़ा बहुत नया सीखने को मिल जाए। योर विश के अटेंड करना है पूरा लेक्चर या नहीं। ठीक है, सो फिबोनाची ऑफ एन, इसमें बस एक बार चेक कर लेना कि जीरो को इन्होंने एज्यूम क्या कर रखा है। ठीक है, जीरो इज एज्यूम द जीरोथ फिबोनाची। तो अभी बताओ हमने क्या एज्यूम करा, सबसे पहले कोड में क्या बेस केस लिखना चाहिए किसी भी रिकर्सिव कोड में, या सबसे पहले फेथ वाली कॉल्स लगानी चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए किसी रिकर्सिव कोड को? पहले फेथ वाली लगानी चाहिए। पहले फेथ वाली लगानी चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, फिबोनाची ऑफ n-1 और n-2 दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज आई एम कैलकुलेटिंग फिबोनाची ऑफ n, इसको ऐसे मैं बोल देता हूँ प्रीवियस 1 विच इज नथिंग बट फिबोनाची ऑफ n-1, और इसको मैं बोल देता हूँ प्रीवियस 2 विच इज नथिंग बट फिबोनाची ऑफ n-2। एक बार ये दोनों आ गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जस्ट हमारा जो फिबोनाची ऑफ nth नंबर होगा वो होगा प्रीवियस 1 प्लस प्रीवियस 2। अब बताओ बेस केस क्या है, दो बेस केसेस हैं, क्या सिर्फ एक बेस केस चल जाता? n 0 है तो रिटर्न 0 कर दो, क्या चल जाता सिर्फ नहीं। इतना? नहीं चलता। अगर हम सिर्फ एक ही बेस केस देते तो हमारा यहाँ पर आके जो 1 वाला नोड है ये किस पर कॉल लगा देता, 0 पर, और -1 पर, -1 नेगेटिव चला जाता। तो हमें दो बेस केसेस तो रखने ही पड़ेंगे, मतलब स्टार्टिंग के दो फिबोनाची नंबर्स आर फिक्स्ड दैट आर 0 and 1। सो अगर n 0 हो जाता है या n 1 हो जाता है तो हमें n को ही रिटर्न करना है, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, हार्ड कोड कर दो। ठीक है, तो दिस विल बी द नॉर्मल रिकर्सिव कोड ऑफ फिबोनाची नंबर्स। सो एक बार रन करके देखते हैं। तो ऑब्वियसली रन कर ही जाएगा, लेकिन एक बार सबमिट करके दिखा देता हूँ। स्टैक ओवरफ्लो भी, अरे रन नहीं हो गया, सबमिट ही हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट अ एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन ऑफ फिबोनाची नंबर। क्लियर हुआ इतना? सबसे सिंपल कोड ले आता हूँ मैं इधर। हाँ, क्लियर हो गया ये वाला कोड सबको? आगे चलूँ, एक्सप्लेन करूँ, इंट्रोड्यूस करूँ डीपी? हाँ ठीक है, सो प्रॉब्लम बताओ यार, रिकर्जन ट्री में ही प्रॉब्लम बताओ, और जिनको आती है वो मत बताना, जो पहली बार डीपी कर रहे हैं, अगर कोई कर रहा है तो। वैसे कितने कर रहे हैं पहली बार डीपी, एक बार हैंड रेस कर सकते हो? कोई है जो पहली बार डीपी कर रहा हो? दो जने, आशीष और सुमित। ठीक है, आशीष या सुमित, आप दोनों में से या कोई और भी जो पहली बार कर रहा हो, क्या कुछ प्रॉब्लम दिख पा रही है जिससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अफेक्ट हो रही हो? क्या कुछ दिक्कत दिख पा रही है? ध्यान से सोचो, हिंट दिया था वैसे मैंने। तो नंबर को ना काफी नंबर हमारा कैलकुलेट कर रहा है, यही ना, जो 3 दोबारा आ रहा है यहाँ पे। बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। अगर हम 2 के ऊपर ध्यान दें, कलर दिख नहीं रहा, अगर हम 2 के ऊपर ध्यान दें तो जो 2 वाला पूरा का पूरा सब ट्री है वो ये रहा, वो ये रहा, वो अगेन ये रहा, और अगर मैं थोड़ी बड़ी वैल्यू लेता तो और भी दिख जाते। अगर हम सिमिलरली 3 के ऊपर बात करें कि यार 3 वाली नोड का आंसर कहाँ से लिया है, तो ये रहा वो पूरा सब ट्री, ये वाला पूरा सब ट्री। क्या जो मैंने शेड करे हैं सिमिलर कलर से, क्या वो सेम ही सब ट्री नहीं है? क्या आंसर सेम ही आने वाला? अगर एक बार ये आपने सेकंड फिबोनाची मंगवा लिया, दूसरी बार मंगवाओगे तो क्या डिफरेंट आ जाएगा क्या? तीसरी बार मंगवाओगे तो क्या डिफरेंट आ जाएगा क्या?
ऑब्वियसली सेम आने वाला है। सो हम क्या देख सकते हैं कि यार एक बारी एक चीज वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब वो सेम ही तो रहने वाली है। दोबारा कैलकुलेट करोगे तो दोबारा बस कंप्यूटेशन ही बढ़ा रहे हो, कुछ काम तो एक्स्ट्रा कर ही नहीं रहे। ये बस एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ही हो रही है, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ही हो रही है, कुछ नया तो निकल नहीं रहा। टू की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता थी। अगर हमने कुछ ऐसा कर रखा होता कि हमें पता चल जाती कि टू तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। सो व्हाट इज मेमोराइजेशन? मेमोराइजेशन इज नथिंग बट कि यार ये जो रिपीटिशन है ना, ये जो रिपीटिशन आपको दिख रही है, ये किसी तरह हट जाए। ये जो आपको रिकर्सिव कोड में या रिकर्जन ट्री में जहाँ भी आपको रिपीटेड ब्रांचेस दिख पा रही है कि टू दोबारा कैलकुलेट होने जा रहा है, टू दोबारा कैलकुलेट होने जा रहा है, थ्री दोबारा कैलकुलेट होने जा रहा है, जहाँ पे भी आपको रिपीटेशन दिख पा रही है वो आपकी हट जाए। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं आपको मेमोराइजेशन इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो उससे पहले क्या नीड पता चलेगा कि क्यों हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी रिकर्सिव सॉल्यूशन में? क्या नीड पता चली कि क्या रीजन था जिसकी वजह से हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग की तरफ जाना पड़ा? डीपी अभी ऑब्वियसली समझा ही नहीं है। सिर्फ एक्स्ट्रा कॉल की वजह से कह रहे हो ना? बिल्कुल, दीज एक्स्ट्रा कॉल्स, ये पूरा का पूरा रिकर्जन ट्री डुप्लीकेट है, ये पूरा का पूरा रिकर्जन ट्री डुप्लीकेट है, एक्स्ट्रा कॉल्स लग रही हैं। थ्री का अगर हमें किसी तरह आंसर पहले से ही पता होता एक बार ही कैलकुलेट करने के बाद, और हमें दोबारा कॉल्स ना लगानी पड़ती, दोबारा रिकर्जन ट्री पूरा का पूरा ट्रेवल ना करना पड़ता, तो फिर हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थोड़ी बेटर हो जाती। मतलब एक बार ये ग्रीन वाला रिकर्जन ट्री ट्रेवल कर लिया, अब दूसरी बार ग्रीन वाला रिकर्जन ट्री ट्रेवल करने की नीड नहीं है। तो दिस वी नीड टू ऑप्टिमाइज एंड दिस इज नथिंग बट डीपी। क्लियर है? चलें डीपी के सॉल्यूशन की तरफ। तो आई गेस क्लियर है। थोड़ा फास्ट रहेगा ये लेवल 1 का, मतलब आई गेस क्लियर ही होगा सबको। नहीं होगा तो कोई बोल देना यार, प्लीज ऐसे मत करना कि ना तो बोलो कि थोड़ा फास्ट हो रहा है और मैं पढ़ाता जाऊँ। तो अब जो सॉल्यूशन आ रहा है दैट इज नथिंग बट सेकेंड सॉल्यूशन, मेमोराइजेशन और इंट्रोडक्शन टू डीपी। ठीक है, अब ध्यान से देखना। स्टार्ट कर रहे हैं इस बार सिक्स फिबोनाची नंबर से स्टार्ट करते हैं। कौन सा कलर लिया था यहाँ पे मैंने लिया था वाइट। सो सिक्स फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं, वही स्टार्ट कर रहे हैं कि सिक्स ने क्या बोला, फिफ्थ फिबोनाची नंबर ले आओ और साथ के साथ फोर्थ भी ले आओ। चलो फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, सेम रखते हैं रिकर्जन ट्री ताकि कंपेयर कर पाओ। फिफ्थ ने क्या बोला, फोर्थ फिबोनाची नंबर ले आओ, थर्ड ले आओ। फोर्थ ने क्या बोला, थर्ड ले आओ, सेकंड ले आओ। थर्ड ने क्या बोला, सेकंड ले आओ, फर्स्ट ले आओ। सेकंड क्या बोलेगा, फर्स्ट ले आओ एंड जीरोथ ले आओ। अब मेरे को बताओ, एक बारी जीरो ने एक बारी बेस केस पे पहुंच गए कि यार फर्स्ट फिबोनाची नंबर 1 है, जीरोथ फिबोनाची नंबर 0 है, सेकंड फिबोनाची नंबर इज नथिंग बट 1 + 0, और हमने रिटर्न कर दिया 2, 1 + 0 1। 3 पर आए, 3 ने देखा लेफ्ट से आ रहा है 1, राइट से आ रहा है 1, क्योंकि ये भी बेस केस है, तो 3 ने भी क्या कर दिया कैलकुलेट, 3 ने भी कैलकुलेट कर दिया 1 + 1 2। 4 पर आए, 4 ने देखा लेफ्ट से आ रहा है थ्री, थर्ड फिबोनाची नंबर दैट इज 2। और अब ध्यान से देखना, अब सेकंड पर गए। अब मेरे को बताओ, क्या मुझे दोबारा 2 से 1 की तरफ और 0 की तरफ कॉल लगानी चाहिए? शुड आई डू दिस? क्या करना चाहिए? या फिर अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म होता कि मेरे को ये वाली वैल्यू किसी तरह पता होती कि सेकंड फिबोनाची नंबर मैंने ही तो कैलकुलेट करा है, तो अगर मुझे किसी तरह पता चल जाए कि यार सेकंड फिबोनाची नंबर इज 1, तो फिर मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहाँ से 1 ही रिटर्न कर दूंगा। दिस वुड हैव बीन बेटर, क्योंकि मुझे पता है कि सेकंड फिबोनाची नंबर चेंज होने वाला नहीं है। 4 पर आए, 4 ने क्या बोल दिया, 4 ने बोल दिया यार थर्ड फिबोनाची नंबर तो मैंने मंगवा लिया 3, सेकंड फिबोनाची नंबर मैंने किसी तरह, सेकंड फिबोनाची नंबर जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड था उसकी वैल्यू किसी तरह स्टोर कर रखी थी, और उसी वैल्यू को रिटर्न कर दिया। दोबारा रिकर्जन ट्री बनाना नहीं पड़ा, दोबारा पूरी की पूरी डेप्थ एक्सप्लोर करने नहीं पड़ी, पूरा का पूरा डीएफएस चलाना नहीं पड़ा। तो 4 ने क्या सिंपली रिटर्न कर दिया, सिर्फ इन दोनों पर कॉल लगा के, यहाँ पे नीचे कॉल नहीं लगी, सिर्फ इन दोनों पर कॉल लगा के 2 + 1 3 रिटर्न कर दिया। 5 पर आए, 5 क्या बोलेगा, यार 4 चल तूने तो अपना आंसर मंगवा लिया, अब 3 तू क्या कर, तू दोबारा रिकर्जन ट्री अपना पूरा ड्रॉ मत कर, क्योंकि मैंने थर्ड फिबोनाची नंबर तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है एंड दैट इज नथिंग बट 2। किसी तरह कहीं पर स्टोर कर लूंगा और उसी को क्या कर दूंगा, उसी को रिटर्न कर दूंगा। तो फिफ्थ फिबोनाची नंबर क्या बन जाएगा, फिफ्थ फिबोनाची नंबर बन जाएगा 3 + 2 दैट इज 5। सो अब देखो, क्या आपको एक बारी मेमोराइजेशन का रिकर्जन ट्री देख लो, क्या दिमाग में छप गया?
क्या मेमोराइजेशन का रिकर्जन ट्री दिमाग में छप गया? ऊपर करूं? हाँ। और फिबोनाची का रिकर्सिव कोड देखो, क्या रिकर्जन ट्री में फर्क दिख पा रहा है? मेमोराइजेशन और रिकर्जन, क्या इन दोनों के रिकर्जन ट्री में, सेम क्वेश्चन के रिकर्जन ट्री में फर्क दिख पा रहा है? लीनियर ही ट्री है इसमें ऑलमोस्ट। इसमें तो ऑलमोस्ट लीनियर ही ट्री हो चुका है, मतलब हर नोड से 2 ही कॉल्स लग रही है एट मैक्स, और एक ही कॉल एक्सपैंड कर रही है, दूसरी कॉल तो वहीं से रिटर्न कर जा रही है। लेकिन नेसेसिटी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चाहिए हमें ऐसा फंक्शनलिटी अचीव करने के लिए? ये जो मैंने ग्रीन वाली चीजें डायरेक्टली रिटर्न करवा दी, इसके लिए हमें चाहिए क्या? मैंने बोल तो दिया कि यार सेकंड फिबोनाची नंबर हमें पता है 1, थर्ड फिबोनाची नंबर हमें पता है 2, लेकिन हमें क्या चाहिए, कैसे पता लगाएं कि सेकंड फिबोनाची 1 है, थर्ड फिबोनाची 2 है? क्या करना चाहिए? क्या कुछ हमें स्टोरेज चाहिए? क्या कुछ एक्स्ट्रा स्पेस हमें चाहिए, स्टोरेज इन सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए? ऑब्वियसली चाहिए। अगर हम नहीं रखेंगे स्टोरेज तो हम कैसे बता पाएंगे कि सेकंड फिबोनाची नंबर 1 है? अगर कैलकुलेट करेंगे तो अलग बात है, लेकिन कैलकुलेट ही तो नहीं करना चाहते दोबारा, क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, और ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर करनी पड़ेगी। भाई बताना पड़ेगा ना कि यार मैंने कैलकुलेट किया था, और जब पिछली बार कैलकुलेट किया था तो इतनी आई थी वैल्यू, दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहा मैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब रिकर्सिव ट्री को विद द हेल्प ऑफ डीपी टेबल या फिर स्टोरेज, जो हम साथ के साथ लेके चलते हैं मेमोराइजेशन के कोड में, उसके साथ समझा रहा हूँ। तो अब मैं 6th फिबोनाची नंबर कैलकुलेट दिखा रहा हूँ करना, कैसे करते हैं। तो मेरे को बताओ, मेरे को डीपी टेबल कितनी बड़ी बनानी चाहिए, मतलब कौन कौन सी स्टेट्स मुझे फिल करनी पड़ सकती हैं अगर मुझे 6th फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करने वाला हूँ मैं? इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट 6th फिबोनाची नंबर, तो मुझे कौन कौन सी स्टेट्स स्टोर करनी पड़ सकती हैं? 6 minus 2 5 4 3 2 1 and 0। मुझे 6th फिबोनाची नंबर तो कैलकुलेट करना ही है, तो उसको भी स्टोर कर लूंगा। स्टोर करना नेसेसिटी नहीं है, लेकिन चलो कर लूंगा। 5th फिबोनाची नंबर भी स्टोर कर लूंगा कहीं ना कहीं, अगर नीड पड़ गई तो 4th भी कर लूंगा, थर्ड भी कर लूंगा। जैसे अभी देख ही पा रहे हो, थर्ड तो जरूरत पड़ी गई थी 5th में कैलकुलेट करने पे। सेकंड भी कर लूंगा, फर्स्ट भी कर लूंगा, एंड 0th फिबोनाची भी कर सकता हूँ। ये दोनों बेस केसेस है, करो ना करो एक ही बात है, लेकिन क्योंकि इंडेक्सिंग प्रॉपर हो जाए, मतलब जो वैल्यू है वही इंडेक्स मिल जाए, तो इसलिए हम सारे ही ले लेते हैं नंबर्स। मतलब 0th फिबोनाची को भी एक बॉक्स असाइन कर देते हैं, फर्स्ट फिबोनाची को भी एक बॉक्स, सेकंड फिबोनाची नंबर को भी एक बॉक्स, थर्ड को भी बॉक्स, फोर्थ को भी बॉक्स, फिफ्थ को भी बॉक्स, सिक्स्थ को भी बॉक्स। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मेरे को ध्यान से बताओ। यहाँ पर मतलब ये तो चलो कॉर्नर केस है, यहाँ पर 0th फिबोनाची नंबर का आप आंसर देख पा रहे हो 0। अब अगर मान लो इन केस 4th फिबोनाची नंबर का या फिर 3rd फिबोनाची नंबर का अगर आंसर 2 की जगह 0 होता, आंसर ही 0 होता, तो आप यहाँ से बोलते यार 3rd फिबोनाची नंबर तो ऑलरेडी 0 है, तो क्या कर दो, रिटर्न 0 कर दो। मैं मानना एजम्पशन के बेसिस पे बोल रहा हूँ, तो 0 रिटर्न कर दो। तो अब मेरे को बताओ, इन डब्बों में मुझे क्या वैल्यूज भरने चाहिए सच दैट मैं डिस्टिंक्शन कर पाऊं कि कोई वैल्यू ऑलरेडी कंप्यूटेड है या फिर नहीं है? क्या डिस्टिंक्शन करना चाहिए? क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ या मेरे को रिपीट करना है? रिपीट कर दो। मैं बोल रहा हूँ, अगर इन केस मान लो 3rd फिबोनाची नंबर आंसर 2 ना होके 0 होता, तो यहाँ पे भी 0 ही आता, क्योंकि एक ही चीज दोबारा कैलकुलेट कर रहे हो तो आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि यार मेरे को जो भी वैल्यूज मेरी पड़ी होंगी ना, मैं उस बेसिस पर चेक कर लूंगा क्या वो वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है या नहीं है, तो एक तरीका तो क्या है, एक तरीका तो यह है कि सारे डब्बों में कुछ मत भरो, और कुछ नहीं भरोगे तो इनिशियली क्या भरा होता है, 0 भरा होता है इंटीजर के केस में। तो मैंने इनिशियली एज्यूम कर लिया कि यार सारे डब्बों में 0 भरा है, इसमें भी 0 भरा है, इसमें भी 0 भरा है। ये छोटी सी चीज है जो कम लोग बताते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। तो हर जगह 0 पड़ा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूँ, आपने स्टार्ट करा 6th फिबोनाची नंबर से, अभी के लिए एज्यूम कर रहे हैं कि 3rd फिबोनाची 0 ही है, तो आप बोलोगे 5th पर जा, 4th पर जा, 4th से 3rd पर जा, एंड सॉरी 5th से 4th पर जा, एंड 5th से 3rd पर जा। तो जैसे ही आप 5th से 3rd पर जाओगे, आप क्या बोलोगे, आंसर एक बार कैलकुलेट करके ले आओगे और 0 बोल दोगे। 0 तो ऑलरेडी ही था। अब जब दूसरी बार जब आप 4 से 3 की तरफ जाओगे, तो आप क्या डिस्टिंक्शन कर पाओगे? 6 में भी 0 ही पड़ा है, 3 में भी 0 ही पड़ा है, क्या आप बोल पाओगे 3 में तो ऐसा 0 पड़ा है जो आंसर है, और 6 में ऐसा 0 पड़ा है जो कि पहले से ही पड़ा है? क्या आप बात समझ पा रहे हो?
6 में तो हाँ। 0 पड़ा है जो कि इनिशियली ही पड़ा था, मतलब मैंने कुछ डाला ही नहीं था, और 3 में 0 पड़ा है जो मैंने डाला है। क्या डिस्टिंक्शन कर पाओगे, क्या फर्क कर पाओगे? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। माइनस वन डाल देंगे इनिशियली तो तो। ऐसी वैल्यू डाल दें जो कि आंसर निकल ही नहीं सकती। हमें पता है फिबोनाची नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ऐसा कर लेते हैं ना, सारे डब्बों में -1 डाल देते हैं, क्योंकि हमें पता है फिबोनाची नंबर -1 हो ही नहीं सकते, ताकि डिस्टिंक्शन हो जाए कि कौन सा डब्बा फिल हो रखा है, कौन सा डब्बा फिल नहीं हो रखा। तो हम सारे डब्बों में इनिशियली क्या डाल देंगे, हम सारे डब्बों में इनिशियली -1 डाल देंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर कि हम ये इनिशियलाइजेशन ऑफ डीपी टेबल कैसे करने वाले हैं? ये आपकी मर्जी रहती है, 0 से भी कर सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा -1 से करो, जो ज्यादा बेटर रहेगा। सारे क्वेश्चन में वैलिड रहता है -1 का। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आंसर -1 भी निकल हाँ सकता है, हाँ। नेगेटिव भी निकल सकता है, तो कुछ और लेना पड़ेगा, तो -∞ लेना हम्म। पड़ेगा उस केस में। लेकिन इन जनरल नेगेटिव आंसर होते नहीं है, तो नेगेटिव -1 ले सकते हैं। ठीक है। सो अब सुनो, ये तो पता चल गया यार, -1 होगा, तो मुझे पता है -1 क्योंकि कोई सा आंसर नहीं हो सकता, तो मैं पता लगा सकता हूँ कौन सा डब्बा मैंने भरा है और कौन सा डब्बा अभी तक भरा नहीं गया है। -1 होगा तो मतलब अभी तक नहीं भरा गया है, और अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी तो अभी तक भर चुकी है, मतलब उसका वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ डब्बा विच इज फिल्ड, दैट इज अ डब्बा वैल्यू विच इज बीइंग ऑलरेडी कैलकुलेटेड, और अ वैल्यू विच इज येट टू बी कैलकुलेटेड। सो अब स्टार्ट करते हैं वापस से हम अपना रिकर्जन ट्री। 6 पर है हम करंटली। 6 बोल रहा है फिफ्थ फिबोनाची नंबर ले आओ, फोर्थ फिबोनाची नंबर ले आओ। पहले तो कॉल लगाने से पहले, क्या सिक्स फिबोनाची नंबर की वैल्यू कैलकुलेट हो रखी है ऑलरेडी? क्या हमें वैल्यू पता है ऑलरेडी? साथ साथ हम एक और चीज लेके चल रहे हैं। पहले तो हम बस अंधाधुंध कॉल्स लगाए जा रहे थे, बट नाउ वी आर ऑल्सो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन क्या वो वैल्यू ऑलरेडी कंप्यूटेड तो नहीं है। तो 6 ने बोला यार मेरी वैल्यू तो ऑलरेडी कंप्यूटेड नहीं है, मेरे बॉक्स में तो -1 पड़ा है, मतलब अभी तक कुछ भी कैलकुलेट नहीं हो रखा, 6 फिबोनाची इज येट टू बी कैलकुलेटेड। तो उसने कॉल्स लगा दी। अगर नहीं कैलकुलेट हो रखा था तो ऑब्वियसली कॉल्स लगानी ही पड़ेंगी। फिफ्थ से पूछा, फिफ्थ पर आए तो फिफ्थ बोल रहा है मैं भी कैलकुलेटेड नहीं हूँ, तो उसने भी दोनों कॉल्स लगा दी, 4 पर, n-1 पर और n-2 पर। 4 पर आए, उसने भी बोला मैं भी अभी हाल फिलहाल कैलकुलेटेड नहीं हूँ, मेरे पे भी -1 ही पड़ा है, तो उसने भी दोनों कॉल्स लगा दी, 3 पर और 2 पर। 3 पर आएंगे, डीएफएस चल रहा है अभी, दूसरी नोट्स बस मैं दिखा रहा हूँ, जा नहीं रहा उस पर, क्योंकि डीएफएस होता है ना रिकर्जन ट्री। तो 3 पर आए, 3 क्या बोलेगा, यार 3 की भी वैल्यू -1 ही है, मतलब ये भी अभी तक कैलकुलेटेड नहीं है। कैलकुलेटेड नहीं है इसका क्या मतलब है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है इसका क्या मतलब है, रिकर्सिव कोड चलाना है, मतलब रिकर्जन लगानी है, फेथ लगानी है, फेथ वाली कॉल्स यानी एजेस बनानी है। तो 3 ने कॉल लगा दी 2 और 1 पर। 2 पर पहुंचे, 2 क्या बोलेगा, यार 2 वाली वैल्यू भी कैलकुलेटेड नहीं है, 2 पर भी -1 पड़ा है, तो क्या करो 2 से भी कॉल लगा दो। 2 से कॉल लगा दी 1 पर, 0 पर। क्या 1 वाली वैल्यू ऑलरेडी पता है या फिर कैलकुलेटेड है, हाँ या ना? क्या 1 वाली वैल्यू ऑलरेडी पता है या फिर कैलकुलेटेड है? बेस केस पता है। पता है। ये तो बेस केस ही है, तो हम बेस केस को फिल कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, हमारी मर्जी है, क्योंकि बेस केस से तो वैसे भी रिटर्न हो ही जाना है, बेस केस से तो वैसे भी रिटर्न हो ही जाना है। तो हम क्या करेंगे, हमें ऑलरेडी पता है यार फर्स्ट फिबोनाची नंबर तो 1 ही है, तो 1 ही रिटर्न कर दो, और साथ के साथ स्टोर भी कर लो, मतलब मर्जी है स्टोर करना है या नहीं करना बेस केसेस में, ये एंटायरली योर चॉइस। मैं तो कहूंगा कि स्टोर कर लो तो और बेटर है, सारी वैल्यूज पता चल जाएंगी। तो हमें पता चल गया यार फर्स्ट फिबोनाची इज नथिंग बट 1 ओनली, बेस केस है। सेकंड पर आए, सेकंड ने 0 पर कॉल लगाई, 0 भी क्या बोल देगा, मेरे को भी अपनी वैल्यू पता है, मैं तो बेस केस हूँ, तो इसने भी क्या रिटर्न कर दिया 0। रिटर्न करने के साथ साथ मैंने ये बोल दिया यार मेरे को एक बार ही पता चल गया कि 0 की 0th फिबोनाची नंबर की वैल्यू क्या है, 0 है, तो उसको स्टोर भी कर लिया साथ के साथ। अब ध्यान से, 2 ने बोला एक बारी मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ फिबोनाची नंबर, सेकंड फिबोनाची नंबर, दैट इज 1 + 0 1। रिटर्न करने से पहले क्या करूंगा, मैं करूंगा अपने आप को स्टोर, तो मैं अपने आप को स्टोर कर लूंगा। क्या सेकंड फिबोनाची नंबर इज नथिंग बट 1 ओनली, मैंने अपने आप को स्टोर कर लिया अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग, कि अगली बार मैं, अगर कोई मेरे से पूछेगा कि सेकंड फिबोनाची नंबर बता दे, तो मैं बता दूंगा कि मैं तो 1 हूँ अपनी डीपी स्टेट के अकॉर्डिंग। 3 पर आए, 3 ने बोला सेकंड फिबोनाची नंबर, तू तो अपना आंसर दे चुका है, दैट इज 1, 1 तू भी अपना आंसर दे दे। तो 1 क्या बेस केस है, क्या उसका ऑलरेडी आंसर पता है, हाँ पता है, तो वो तो सिंपली अपना आंसर 1 ही रिटर्न कर देगा। ध्यान से फिर दोबारा 3 पर आए, 3 ने क्या बोला, एक तरफ से आ रहा है 1, एक तरफ से आ रहा है 1, तो आंसर तो रिटर्न होने वाला है 2, वही पहले होने वाला था 2, अभी भी 2 ही रिटर्न होने वाला है। लेकिन साथ के साथ क्या करो, रिटर्न करने के साथ साथ आप वैल्यू भी स्टोर कर दो 2। क्या थर्ड फिबोनाची नंबर अगर आज के बाद हमें दोबारा पूछेंगे तो हमें पता होगा वो क्या है, वो है नंबर वैल्यू 2, मतलब थर्ड फिबोनाची इज नथिंग बट 2। 4 पर आए,
4 ने एक तरफ से तो देखा 3 है, दैट इज वैल्यू 2। सेकंड फिबोनाची नंबर, अब ध्यान से बताओ, क्या अगर हमने ये डीपी टेबल नहीं बनाई होती तो क्या हमें कॉल्स लगानी पड़ जाती, हाँ या ना? क्या हमें 1 और 0 पर कॉल लगानी पड़ जाती? हाँ लगानी। लेकिन अगर हमने ये स्टोर कर रखा है कि यार 2 वाली वैल्यू तो ऑलरेडी कंप्यूटेड है, ये तो -1 नहीं पड़ा यहाँ पे तो कुछ वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू पड़ी है, या 0 भी पड़ा हो सकता है, इसलिए मैंने बोला है नेगेटिव से फिल कर दो, या तो 0 हो या पॉजिटिव हो, यानी ऑलरेडी कंप्यूटेड है। तो क्या आई कैन डायरेक्टली रिटर्न द वैल्यू 1? यस, बिकॉज मैंने ही तो स्टोर करी है यहाँ पे 1। मुझे ही तो पता था कि सेकेंड फिबोनाची वैल्यू स्टोर है, दैट इज 1, एंड आई कैन रिटर्न 1। 4 ने क्या देखा? 4 ने देखा 2 ने तो अपनी वैल्यू डायरेक्टली डीपी टेबल की मदद से रिटर्न कर दी, 3 ने कैलकुलेट करने के बेसिस पर रिटर्न करी है, तो मैं अपनी वैल्यू क्या करूंगा, 2 + 1 जो भी आ रही है उसको स्टोर करूंगा पहले, उसको मैंने पहले स्टोर कर दिया, एंड स्टोर करने के बाद क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। स्टोर करने के साथ साथ रिटर्न, रिटर्न मतलब जो पहले काम हो रहा था वो तो होएगा ही, ये सारा काम तो होएगा ही, साथ के साथ क्या है, बस कॉल लगाने से पहले चेक कर लो क्या वैल्यू ऑलरेडी स्टोर तो नहीं है, और कॉल लगाने के बाद लौटने से पहले बस उस वैल्यू को स्टोर कर लो। दो काम है, दोबारा रिपीट करूंगा, क्या दो काम है कोड के टर्म्स में। 5 पर आए, 5 ने एक तरफ से तो आंसर मंगवा लिया 3, दूसरी तरफ देख रहा है कि यार वैल्यू तो 3 ही है, जिसकी वैल्यू तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, थर्ड फिबोनाची नंबर इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज 2। तो ये क्या करेगा, सिंपली 2 को रिटर्न कर देगा। 5 पर आए, एक तरफ से 3, दूसरी तरफ से 2, और साथ के साथ क्या कर रहा है 5, हाँ 5 पर आए, एक तरफ से आ रहा है 3, दूसरी तरफ से आ रहा है 2, तो अपनी वैल्यू एक तो रिटर्न भी कर रहा है, दैट इज 5, और रिटर्न करने से पहले क्या कर लेगा, बता दो फटाफट, क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। अपने आप को स्टोर कर लेगा, यानी फिफ्थ फिबोनाची नंबर इज नथिंग बट 5। 6 पर आए, 6 ने देखा फिफ्थ फिबोनाची इज 5, फोर्थ फिबोनाची क्या मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है, नहीं कैलकुलेट करने की जरूरत है, मुझे ऑलरेडी पता है फोर्थ फिबोनाची इज 2, तो मैं सिंपली 2 रिटर्न कर दूंगा विदाउट 3 होगा क्या, कोई नहीं, किसी ने बोला भी नहीं, तो यहाँ पर होगा फोर्थ फिबोनाची 3, तो आई कैन सिंपली रिटर्न 3 यहाँ पे, हाँ 3 होगा। फाइनली 6 पर आएंगे, 6 क्या बोलेगा, मेरी वैल्यू है 5 + 3 8, तो मैं भी रिटर्न कर दूंगा 8, आई विल ऑल्सो रिटर्न 8, और साथ के साथ रिटर्न करने से पहले स्टोर भी कर लूंगा। फाइनली जब आपका पूरा काम हो चुका होगा, पूरा काम जब जिस दिन आपका पूरा मेमोराइजेशन वाला कोड चल चुका होगा, उस दिन आपकी सारी की सारी डीपी स्टेट्स भर चुकी होंगी, आपको सारे फिबोनाची नंबर्स के आंसर पता होंगे। तो क्या है मेमोराइजेशन, कैसे ऑप्टिमाइज हो पा रहा है हमारा कोड, क्या समझ आ रहा है, क्या थोड़ा बहुत समझ आया, कैसे ऑप्टिमाइजेशन हो पा रही है मेमोराइजेशन में? ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एस्पेक्ट्स में बिल्कुल टाइम, स्पेस में नो स्पेस में उतना ही है, इनफैक्ट ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ रिकर्जन कॉल चेक का स्पेस था, यहाँ पे तो एक टेबल भी बनानी पड़ रही है साथ में, तो स्पेस तो उल्टा बढ़ ही रहा है, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में बहुत बेटर है। अभी बेटर क्यों है, अभी सोचते हैं। पहले तो ये बताओ, क्या ट्री की रिस्पेक्ट में समझ आ रहा है कि कैसे बेटर है कोड, ट्री की रिस्पेक्ट में कैसे मेमोराइजेशन इज बेटर देन बेसिकली रिकर्सिव कोड? ये देखो 5, बिल्कुल रिपीटेड कॉल्स कम हो रही है। तो क्या अब मैं आगे समझाऊं चीजें, इतनी चीजें समझ आ गई? एक बार हैंड रेस कर सकते हो जिनको आ गई, ऑलरेडी आती थी तब भी कर लो। ठीक है ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये फॉर्मूला किस पर था, ये फॉर्मूला था सिर्फ रिकर्सिव कोड पर, लेकिन रिकर्जन तो यहाँ पर है ही नहीं ना, यहाँ पर तो रिकर्जन है ही नहीं, मतलब वैसे तो रिकर्जन ही है, लेकिन रिकर्जन की तरह एक्ट तो कर ही नहीं रहा, किसी नोड से तो डायरेक्टली लौट रहे हैं, किसी नोड से पूरा का पूरा एक्सप्लोर करने पर लौट रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, ऐसे कोड की जिसमें हम किसी किसी नोड से डायरेक्टली लौट जा रहे हैं और किसी नोड से पूरा एक्सप्लोर करने पर लौट जा रहे हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, कैसे फिगर आउट करेंगे? कुछ तरीका तो होना चाहिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिगर आउट हो जाए, क्या लगता है कैसे फिगर आउट होगी? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि इस तरह के रिकर्जन ट्री की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिगर आउट करनी हो तो कैसे हो पाएगी? नंबर ऑफ कॉल्स देख लेंगे। नंबर ऑफ कॉल्स देख लेंगे, ठीक है। मुझे ये बताओ, एक और ऑब्जर्वेशन ध्यान से देख के, हर वैल्यू पे हमेशा एक बार ही जा रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, यही ऑब्जर्वेशन में पूछने वाला था। क्या कोई भी ऐसी वैल्यू है जो 2 या 2 से ज्यादा बार कैलकुलेट हो रही हो? क्या कोई भी ऐसी वैल्यू है जो 2 या 2 से ज्यादा बार कैलकुलेट हो रही हो किसी भी दोनों में से किसी भी रिकर्जन ट्री में, जिस पर हम दूसरी बार भी आ रहे हो और दूसरी बार भी पूरा का पूरा रिकर्जन ट्री एक्सप्लोर कर रहे हो? क्या कोई भी ऐसी वैल्यू है नहीं। पूरे रिकर्जन ट्री में? ऐसी कोई भी नोड नहीं है जिस पर हम 2 बार आ रहे हो। देखो 2 बार आ तो रहे हैं, मतलब 3 पर एक बार यहाँ पर आए, एक बार यहाँ पर आए, 4 पर एक बार यहाँ पर आए, एक बार इधर आए, 5 पर एक बार इधर आए हैं, एक ही बार आए हैं चलो 5 पर, 2 पर एक बार इधर आए, एक बार इधर आए, आ तो 2 बार रहे हैं। लेकिन क्या वैल्यू कैलकुलेट 2 बार हो रही है? नहीं, 2 बार तो वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो रही, यहाँ पे तो डायरेक्टली लौट रहे हैं। तो लौट रहे हैं इज नथिंग बट अ बेस केस, और बेस केस तो मैंने कहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इग्नोर करो तो सुखी रहोगे। तो बेस केसेस को अगर इग्नोर कर दो, बेस केसेस को अगर इग्नोर कर दो, तो फिर आपको क्या दिख पा रहा है? आपको दिख पा रहा है यार दिस इज नथिंग बट अ लीनियर ट्री, दिस इज बट नथिंग बट अ लीनियर ट्री। एक नोड से एक नोड पे कॉल लग रही है, एक नोड से एक नोड पे, एक नोड से एक नोड, सिर्फ लीनियर ट्री बन पा रहा है, यानी एक ही कॉल दिख पा रही है आपको। बेस केसेस को इग्नोर करना होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर बेस केसेस को इग्नोर कर दिया तो फिर आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो गई? लीनियर हो गई। एक तो तरीका तो ये हो जाता है सोचने का। लेकिन अगर इतना दिमाग नहीं लगाना तो इन नटशल बता दो, पूरी डीपी टेबल फिल होने में कितना टाइम लग रहा है? पूरी डीपी टेबल फिल होने में क्या हर नोड के लिए हर नोड के लिए कांस्टेंट काम हो रहा है, हाँ या ना? हर नोड के लिए कांस्टेंट काम हो रहा है, उसकी 2 चिल्ड्रन की वैल्यूज का समेशन हो रहा है। तो अगर हर नोड के लिए कांस्टेंट काम हो रहा है तो कितने नोड्स हैं उतनी कैलकुलेट कर लो, यानी जितनी भी डीपी स्टेट्स होंगी उनको फिल करने के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो नंबर ऑफ डीपी स्टेट्स ही होंगी, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी नथिंग बट ऑर्डर ऑफ एन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर ऊपर वाले फॉर्मूले से नहीं करना सॉल्व, वरना ऊपर वाले से करना है तो बस ये देखना पड़ेगा कि आप बेस केसेस को मत कंसिडर करो, बेस केसेस को मत गिन लो, बेस केसेस को इग्नोर करो। अगर ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है, लगाओगे तो सेम ही आएगा। कैसे? अब कॉल्स कितने दिख पा रही है बेस केसेस को हटा दिया तो? एन। एक नोट से फॉर्मूला, कॉल्स की पावर हाइट, 1 कॉल पावर हाइट। हाइट कितनी है? हाइट तो सेम ही है एन, हाइट में फर्क नहीं पड़ता, ब्रेथ में पड़ता है। प्लस में प्री ऑर्डर में अभी भी कांस्टेंट काम हो रहा होगा कुछ, साथ में बस स्टोरिंग वोरिंग हो रही होगी उसमें थोड़ा बहुत कांस्टेंट काम, और इस पोस्ट ऑर्डर में भी कांस्टेंट काम, इनटू में हाइट अगेन एन। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ एन। तो कहाँ फर्क आ गया? यही तो फर्क आ गया, पहले यहाँ पे 2 था अब 1 है। 2 से 1 होने पे क्या हो गया? ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल से 2 की पावर एन से एन हो गई। सो दिस इज द मैजिक ऑफ बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग। क्या समझ आई चीजें? कैसे हम ऑप्टिमाइजेशन कर पा रहे हैं यूजिंग डीपी? मतलब साइज ऑफ अरे ही हर बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो। जनरली मोस्टली केसेस में अगर 1 DDP की बात करें तो। ठीक है। ठीक है। सो अब ये बताओ, ये चीज तो क्लियर हो गई कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहनी चाहिए मेमोराइजेशन में। हाँ, एक चीज मेरे दिमाग में आ रही थी। ठीक है कोई नहीं, पहले कोड करने की ट्राई करते हैं, कोड करने की ट्राई करते हैं। तो इस सारे कोड को ना मैं क्या कर रहा हूँ, एक हेल्पर फंक्शन में लेके जा रहा हूँ, और हेल्पर फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, वही सेम इंटीजर पास कर रहा हूँ एन। और मेरे को बताओ इसके अलावा मुझे और क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, मतलब इंटीजर एन जिस nth फिबोनाची जिसको कैलकुलेट करना है, उसके अलावा और मुझे क्या पास करना चाहिए अपने रिकर्सिव फंक्शन में? अरे एक स्टोरेज है। जो भी डीपी टेबल आप यूज करने वाले हो जिसमें आप वैल्यूज को स्टोर करने वाले हो ताकि दोबारा किसी वैल्यू को कैलकुलेट ना करना पड़े, उस एरे को आप पास करने वाले हो। तो आप क्या करोगे, एक डीपी एरे, मैं जनरली प्रेफर करता हूँ नाम डीपी ही दे दूं, तो आप एक डीपी एरे क्या करने वाले हो, पास करने वाले हो, इंटीजर टाइप की होगी। तो इनिशलाइज मैंने अभी क्या समझाया, इनिशलाइज जो आप डीपी टेबल को करोगे वो आप -∞ या -1 से कर सकते हो। बताना कितने शेड्स हैं, एन है या n+1 है? करंट एग्जाम्पल में जो मैंने लिया है कितनी शेड्स हैं डीपी की? n+1। एन एन प्लस वन। प्लस वन शेड्स है, जहाँ पे की सारी शेड्स को मैंने इनिशियली क्या करवा दिया, फिल करवा दिया -1 से, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि 0 कैलकुलेटेड वैल्यू है या 0 ऑलरेडी फिल्ड वैल्यू है, क्योंकि अगर ये फिल नहीं करते तो 0 फिल होगा। तो हमने क्या कर दिया, -1 से फिल कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी फिबोनाची नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, अब सिंपली क्या कर देंगे, फिबोनाची ऑफ nth नंबर को कॉल करा देंगे जिसमें डीपी पास कर देंगे।
ध्यान से सोचो, इसमें एक तो पहले तो डीपी टेबल को पास भी करना है साथ के साथ, 2 लाइनों का एक्स्ट्रा एडिशन होना है। सोचो क्या करना है। पहली चीज, रिकर्जन ट्री चेक। को हटाना है। पहली चीज हम क्या करने वाले हैं, अगर अगर nth फिबोनाची नंबर यानी डीपी ऑफ एन ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, यानी वो -1 नहीं है, तो क्या करो, सिंपली रिटर्न कर दो डीपी ऑफ एन, मतलब वो जो भी वैल्यू उसमें स्टोर है वही रिटर्न कर दो। यानी ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू शुड नॉट बी कैलकुलेटेड अगेन, ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू शुड बी रिटर्न डायरेक्टली। मतलब उसका जो रिकर्जन ट्री है वो आपको पूरा का पूरा अगेन एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये डीपी टेबल फिल कौन करेगा, ये भी तो हम ही करेंगे। अगर हम डीपी टेबल को यूज करना चाहते हैं जो कि इनिशियली -1 हो रखी है, तो फिल भी तो हमें करना है। और फिल कब हो सकती है, क्या वो प्री ऑर्डर में हो सकती है, किसी भी नोड पर आते ही हो सकती है फिल? मतलब हमें क्या 5th नोड पर आते ही पता चल सकता है कि इसकी वैल्यू तो 5 है? नहीं। नहीं पता चल सकता जब तक उसके, अगर वो ऑलरेडी पता नहीं है हमें क्या वैल्यू है, जब तक हम उसके दोनों कॉल्स लगा नहीं देते, जब तक दोनों तरफ से आंसर आ नहीं जाता, और जो भी फॉर्मूला लगाना था रिकरेंस रिलेशन का, दैट इज 3+2, जब तक हम कर नहीं लेते तब तक हम बता नहीं सकते कि nth फिबोनाची नंबर वो क्या होने वाला है, अगर वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, nth फिबोनाची नंबर जो भी होगा उसको स्टोर भी कर लेंगे जाने से पहले। लौटते समय वैल्यू तो रिटर्न कर ही दो, साथ के साथ उसे स्टोर भी कर लो कि यार आगे अगर किसी दिन हमें वो वाला नंबर दोबारा पूछा गया, तो हम बता देंगे कि यार वो तो फिर यही प्रीवियस 1+प्रीवियस 2 है जो कि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख रखा है कहीं पर। तो लाइन नंबर 6 में डीपी अपन क्यों रिटर्न कर रहे हैं? इंट टाइप का रिटर्न है ना? तो इंटीजर टाइप की तो एरे है। नहीं नहीं, ये फंक्शन इंट टाइप का रिटर्न है ना। वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ये क्या? फंक्शन जो लाइन नंबर 2 पे है, इसका रिटर्न टाइप तो इंट है ना। तो इंटीजर ही तो रिटर्न और करा है मैंने। लेकिन यहाँ पे लाइन नंबर कौन सी 6 लाइन में नंबर? रिटर्न 6 6 लाइन। में डीपी। डीपी ऑफ एन इंटीजर ही तो है, इंटीजर एरे। क्या हो गया? ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। ठीक है। सो कोड चला के देख लेते हैं, सारे ही टेस्ट केसेस एक बार चलाकर देख लेते हैं। तो सिर्फ ये 2 लाइन ही है। इस लाइन का क्या मतलब है, बिफोर रिटर्निंग द कैलकुलेटेड वैल्यू स्टोर इट समवेयर, बिफोर रिटर्निंग द कैलकुलेटेड वैल्यू स्टोर इट समवेयर। ठीक है, इतना सा पॉइंट क्लियर है? क्या है मेमोराइजेशन, आशीष और सुमित? आई गेस आप दोनों ने हैंड रेज करा था। क्लियर है। ठीक है, हाँ भैया। तो इसको भी मैं ले आता हूँ नोट्स में। अब मैं एक बहुत ही फेमस, मतलब 2 चीज़ें होती हैं रिलेटेड टू डीपी जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम डीपी की प्रॉब्लम है या नहीं, वो लिखूंगा। उससे पहले एक बार इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे स्पेस। एक चीज और मैं पूछ रहा था, हर बार अरे ही रहेगा क्या डीपी में? हैश सेट वगैरह हैश वन नहीं कभी यूज करते हैं? ले सकते हो, ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। कि यहाँ पे तो इसमें तो अपना मैप हो रहा है कि 5 4 3 2 1 जा रहा है, तो इंडेक्स से मैच हो रहे हैं वो। तो कभी ऐसा भी केस होता होगा ना, वो मैच नहीं होते होंगे। हाँ, मतलब अगर डिसकंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं तो हैश सेट भी वही। ले सकते हैं। हम्म। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज, पहले तो कोड ले आते हैं। ठीक है जी, सो ये कोड ले आए हम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बता ही दी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या डिफरेंट रहने वाली है रिकर्सिव कोड से? हाँ। रिकर्जन कॉल स्टैक तो सेम ही रहेगा, रिकर्जन कॉल स्टैक तो सेम ही रहेगा। क्यों? क्या रिकर्जन कॉल स्टैक का स्पेस क्या हमारा डेप्थ पर डिपेंडेंट होता है या फिर ब्रेथ पर डिपेंडेंट होता है? डेप्थ पर। लेफ्ट। तो क्या तब तो डेप्थ क्लियर। चेंज हो रही है? तो क्या नहीं। नहीं। डेप्थ चेंज हो रही है? नहीं, तो फिर नहीं। रिकर्जन कॉल स्टैक का स्पेस भी ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगा। तो रिकर्जन कॉल स्टैक तो सेम है, लेकिन क्या एक्स्ट्रा स्पेस चेंज हुआ है जो पहले कांस्टेंट था? यस सर। एक्स्ट्रा स्पेस अब हाँ। हमारा ऑर्डर ऑफ एन अरे। डीपी टेबल को स्टोर करने के लिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखा कि सिंस हम सिर्फ एन स्टेट्स को फिल कर रहे हैं, तो एन स्टेट्स को फिल करने में ऑर्डर ऑफ एन का टाइम लग रहा है, लीनियर काम हो रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेमोराइजेशन। अब टेबुलेशन पर बढ़ने से पहले एक चीज है जो कि जनरली बोली जाती है, जो इस क्वेश्चन से पता लगी गई होगी, कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग को आइडेंटिफाई कैसे करें।
किसी भी प्रॉब्लम को पता कैसे लगाएं यार ये डीपी की प्रॉब्लम है, तो दो वर्ड्स होते हैं। पहला वर्ड क्या है? ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, जो कि अभी मैंने समझाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। ये आपको फिगर आउट धीरे धीरे होंगी अगर आप न्यू हो, बिगनर हो, लेकिन इसमें तो साफ साफ दिख रही है, एटलीस्ट फिबोनाची में तो साफ साफ दिख रही है कि यार एक ही प्रॉब्लम जो है वो बार बार हमें अकर हो रही है। मतलब एक ही चीज हमसे बार बार एक्सपेक्ट करी जा रही है कि सेकंड फिबोनाची नंबर ले आओ, थर्ड फिबोनाची नंबर दोबारा ले आओ, फोर्थ फिबोनाची नंबर दोबारा ले आओ। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है ये जो मैंने यहाँ पे शेड करा है, जो सब ट्री बनाया, दीज आर नथिंग बट ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। सेम इनपुट के लिए जो आउटपुट आएगा वो सेम ही आएगा। तो इंस्टेड ऑफ बेसिकली सॉल्विंग ऑल ऑफ द ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, बाकी सब प्रॉब्लम्स का आंसर सेम रहने वाला है। लेकिन क्या एटलीस्ट एक बार ही सॉल्व करना ही पड़ेगा, हाँ या ना? क्या एटलीस्ट एक बार ही फिबोनाची ऑफ 2 कैलकुलेट करना हाँ ही करना है? तभी तो दूसरी बार फिबोनाची ऑफ 2 रिटर्न कर सकते हैं जो भी कैलकुलेटेड था। तो एक बार ही तो कैलकुलेट होएगा ही, लेकिन दूसरी बार कैलकुलेट करने की जगह आप जो रिटर्न जो स्टोर्ड वैल्यू है वही रिटर्न कर सकते हो। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट डीपी पर डिपेंड नहीं करता बट इंस्टेड ऑफ रिकर्जन पर डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई डीपी इज वेरी रिलेटेड टू रिकर्जन। दूसरा पॉइंट है ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। अब ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि बड़ी प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम पर डिपेंडेंट है। अगर आपने किसी तरह छोटी प्रॉब्लम का आंसर निकाल लिया तो आप बड़ी प्रॉब्लम का भी आंसर निकाल लोगे। इट इज नथिंग बट द फेथ, जो हम अभी तक बोलते आ रहे थे, फेथ फेथ, जो जिस तरह से मैं समझा रहा था, दिस इज नथिंग बट फेथ, जो आपने स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स के ऊपर फेथ वाली कॉल लगा दी। छोटी प्रॉब्लम्स का आंसर एक्यूमुलेट करते जाओ, उससे आपकी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो आपकी रिपीटेड कॉल्स हैं वो आप किसी तरह अगर हटा दोगे तो फिर आप क्या कर पाओगे? आप अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर पाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ व्हाट इज डीपी एंड हाउ टू आइडेंटिफाई डीपी, व्हाट आर द 2 पॉइंट्स बेसिस ऑन विच यू कैन आइडेंटिफाई एनी डीपी प्रॉब्लम। एक तो रिकर्जन ही है, रिकर्जन दिख गई तो डीपी मतलब मोस्टली दिख जाएगी अगर वो बैक ट्रैकिंग का नहीं हुआ क्वेश्चन, और साथ के साथ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम दिख गई तो 100% डीपी हो गया। ये ऑप्टिमल सेम ही है ओवरलैपिंग जैसे, मतलब ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर सेम है, बस क्या मतलब है? फेथ, मतलब स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स के आंसर एक बार कैलकुलेट कर लो, उसके बेसिस पे आप लार्जर प्रॉब्लम का आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। सॉल्विंग स्मॉलर प्रॉब्लम्स विल लीड टू द सॉल्यूशन ऑफ लार्जर प्रॉब्लम। मैं एकदम एग्जैक्ट डिटेल पे नहीं जा रहा, मतलब बुक इस डेफिनेशन पे, मैं जस्ट लेमन टर्म्स में समझा रहा हूँ। कोई पूछता भी नहीं है मेरे ख्याल से कि क्या एक्चुअल मीनिंग है इन दोनों का। ठीक है, एक सो बार मेरे को आप एक चीज जल्दी से बता दोगे क्या, बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम जो है वो डीपी से क्यों नहीं हो सकती? बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम डीपी से इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि या तो इनमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स नहीं होती, और अगर होती भी हैं तो इतनी सारी होती हैं कि आप स्टोर ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपने मे भी सुन रखा हो ट्रैवलिंग सेल्समैन जैसी प्रॉब्लम्स का, तो उसमें क्या होता है, इतनी सारी डीपी की शेड्स होती हैं कि अगर आप स्टोर करोगे ना तब भी आपका जो सॉल्यूशन है वो 2 की पावर n इंटू एन स्क्वायर इस तरह का जा रहा होगा, क्योंकि डीपी की ओके। शेड्स ही एक्सपोनेंशियल होती हैं। तो जनरली बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चनों में लगती नहीं है डीपी। जैसे एक हमने करा था रैट इन अमेज वाला प्रॉब्लम करा था, या फिर फ्लड फिल वाला जो क्वेश्चन था, उस तरह के क्वेश्चनों हाँ में हाँ, डीपी चांसेस लो होते हैं कि लगे। अरे बहुत बड़ा बन जाता है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट थिंग, क्या इतनी चीजें समझ आई? एक बार प्लीज कंफर्मेशन दे दो। हाँ आगे। ठीक है, आई गेस 1.5 घंटे में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, चलो कोई नहीं। एक बार ही अच्छे से चारों अप्रोचेस समझ आ गई, फिर उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन होंगे वो सिंपलर हो जाएंगे। हाँ, तो ये तो हो गया मेमोराइजेशन। अब मुझे बताओ, क्या हमें रिकर्जन की नीड है अगर हमें दिख पा रहा है कि यार लीनियर ही तो है सब कुछ? अगर हमें दिख पा रहा है एक ही नोड को कॉल कर रही है इन नटशेल, क्योंकि दूसरी नोड तो बेस केस है, दूसरा नोड तो बेस केस ही है, तो फिर अगर एक ही नोड को कॉल कर रही है तो क्या हम कुछ बेटर कर सकते हैं? क्या कुछ लूप लगा सकते हैं? सिर्फ एक सिंगल लूप लगा लूं और काम हो जाए पूरा, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी उसी तरफ सिग्निफाई कर रही है, उसी तरफ इशारा कर रही है, और हमारा जो रिकर्जन ट्री है अगर बेस केसेस को इग्नोर करें तो वो भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो क्या हम कुछ लूप लगा सकते हैं?
क्या कर सकते हैं, लूप कैसे लगा सकते हैं लूप? टेबुलेशन। रिकरेंस रिलेशन क्या है? फिबोनाची ऑफ n इज व्हाट? f n minus 1 फिबोनाची ऑफ n minus 1 प्लस plus फिबोनाची ऑफ f n minus n -2. minus 2। बाकी लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे यार? बाकी लोग भी प्लीज रिप्लाई करो जो पहले करते थे। तनिष, सुनील तो नहीं करते थे आई गेस, तनिष करते थे, नीलम, मोहित, हाँ, और अभी नाम मेरे को दिख नहीं रहे। ठीक है, तो ये तो हो गया रिकरेंस रिलेशन। क्या मैं ये बोल सकता हूँ जो फिबोनाची ऑफ n है, जो कि हम एक डीपी टेबल में डीपी ऑफ nth इंडेक्स पर शोर करने वाले हैं, तो क्या ये दोनों सेम होंगे, फिबोनाची ऑफ n और डीपी ऑफ n, मतलब जो मैं डीपी टेबल में स्टोर करने वाला हूँ? सिमिलरली क्या फिबोनाची ऑफ n माइनस 1 से जो चीज रिटर्न करूंगा, फिबोनाची ऑफ n माइनस 1, या फिर इसको बोल सकते हो n माइनस 1, जो मैं चीज रिटर्न कर रहा हूँ, क्या वही चीज मैं डीपी टेबल में भी नहीं स्टोर करने वाला? हाँ या ना? जो चीज मैं रिटर्न कर रहा हूँ वही तो मैं डीपी टेबल में स्टोर कर रहा हूँ। सो क्या मैं इस रिकरेंस रिलेशन को ऐसे लिख सकता हूँ कि फिबोनाची ऑफ n एज फिबोनाची ऑफ n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 की जगह डीपी ऑफ n इक्वल्स टू डीपी ऑफ n माइनस 1 प्लस डीपी ऑफ n माइनस 2? क्या ये लिखा जा सकता है? हाँ, सो दिस इज नथिंग बट कन्वर्टिंग द मेमोराइजेशन कोड इनटू टेबुलेशन। अब ये हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं होता होगा ना? हर क्वेश्चन में होता है, लेकिन टेक्निक्स डिफरेंट होती है। जब हम 2D 3D में जाएंगे तो अलग अलग तरीके होंगे, MCM में जाएंगे तो अलग ही तरीका होगा टेबुलेशन में सॉल्व करने का, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो 1D DP तक तो सारी चीज़ें आसान होती हैं, मतलब रिकर्जन से ही आप डायरेक्टली स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हो, इतनी चीज़ें आसान है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें मुश्किल हो जाती है। ठीक है जी। सो अब मैं लिख रहा हूँ जो पेप कोडिंग में जिस तरह टेबुलेशन पढ़ाते हैं वो क्या है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किसी भी सेल पर क्या वैल्यू स्टोर करने वाले हो। डीपी ऑफ आई का मीनिंग क्या है? इस सेल पर क्या वैल्यू स्टोर होने वाली है? व्हाट विल बी द वैल्यू विच विल गेट स्टोर्ड एट दिस सेल? सो करंटली इस क्वेश्चन में क्या है मीनिंग कि डीपी ऑफ आई में क्या स्टोर होने वाला है? डीपी ऑफ आई सेल में क्या स्टोर होने वाला है? अभी देखो, ऊपर देख लो, डीपी ऑफ आई में क्या स्टोर हो रहा है? दो प्रीवियस का सम। ठीक है, वो तो रिजल्टेंट हो गया। ith फिबोनाची नंबर स्टोर हो रहा है, ith फिबोनाची नंबर स्टोर हो रहा है हमारे अच्छा, डीपी हाँ। ऑफ ith नंबर में। ये तो हो गया मीनिंग। सेकंड पॉइंट क्या है? स्टोरेज हो गई, या फिर मीनिंग बोल लो इसको। कितनी डीपी सेल्स है? दैट इज नथिंग बट स्टोरेज, जो हमने पहले देख ली, जो रिकर्जन से देख ली हमने, n+1 सेल्स हैं टोटल हमें चाहिए। सेकंड है स्मॉलर प्रॉब्लम किधर है, बिगर प्रॉब्लम किधर है? स्मॉलर प्रॉब्लम किधर है, बिगर प्रॉब्लम किधर है? तो मेरे को क्या कोई बता सकता है छोटी प्रॉब्लम क्या है? क्या छोटी प्रॉब्लम 0th फिबोनाची नंबर, फर्स्ट फिबोनाची नंबर निकालना है, या फिर छोटी प्रॉब्लम 6th फिबोनाची नंबर निकालना है? व्हाट इज द स्मॉलर प्रॉब्लम? जीरो। जीरो और फर्स्ट सब फिबोनाची नंबर निकालना। तो इस वाले केस में डीपी ऑफ 0, डीपी ऑफ 1 इज द स्मॉलर सब प्रॉब्लम। और बड़ी प्रॉब्लम क्या है करंट क्वेश्चन में? जो nth मांग रखा है वही निकालना, डीपी ऑफ n निकालना। तो जनरली अब देखो, अब ध्यान से सुनो कि टॉप डाउन और बॉटम अप का मीनिंग क्या है। जनरली क्या होता है, जो रिकर्सिव कोड होता है उसमें हम स्टार्ट करते हैं बड़ी प्रॉब्लम से। उसमें हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? बड़ी प्रॉब्लम से। जिसको हमें फिगर आउट करना है, जिसको हमें फाइंड करना है, हम वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। वहीं से सारे बेसिकली ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे, और धीरे धीरे करते करते ऐसी छोटी प्रॉब्लम पर आएंगे जहाँ से लॉट बेसिकली रिटर्न कर पाए, बेस केस से रिटर्न कर पाए। तो अब आप क्या देख पा रहे हो? बड़ी प्रॉब्लम से छोटी प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हो, यानी आप कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो अपना रिकर्जन ट्री? टॉप डाउन कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, बड़ी प्रॉब्लम से छोटी प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हो। लेकिन इसी का ही जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा टेबुलेशन, जिसमें आप क्या करने वाले हो? छोटी प्रॉब्लम से, जो कि एक्चुअल में पहले कैलकुलेट होने वाली है। सबसे पहले कैलकुलेट क्या होगा? सबसे पहले आपको आंसर पता किसका होगा? आपको सबसे पहले आंसर फर्स्ट फिबोनाची, 0th फिबोनाची नंबर का पता होगा। तो जो एक्चुअल में सबसे पहले कैलकुलेट होने वाला है, अगर उसी ऑर्डर में आप वैल्यूज कैलकुलेट करोगे, दैट इज नथिंग बट बॉटम अप डीपी। मतलब सबसे पहले जो आप रिकर्जन ट्री में कैलकुलेट कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, वही सबसे पहले आप बेसिकली स्टार्ट कर दो, वहीं से ट्रेवर्सल स्टार्ट कर दो। तो उस तरह की डीपी सॉल्यूशन को क्या कहते हैं?
टेबुलेशन यानी बॉटम अप डायनेमिक प्रोग्रामिंग। वाई बॉटम अप? क्योंकि एक्चुअल में जो सबसे पहले सॉल्व हो रहा है, जो सबसे छोटी प्रॉब्लम है, वो कहाँ पर है? सबसे बॉटम पर है रिकर्जन ट्री के। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, डीपी अगर हम रिकर्सिव वे में सॉल्व कर रहे हैं तो टॉप डाउन है, बड़ी प्रॉब्लम से छोटी प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं और लौटते समय सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन बॉटम अप क्या है? बॉटम अप इज नथिंग बट सबसे जो हमारी छोटी प्रॉब्लम है उसी को सबसे पहले ले रहे हैं और उससे बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं, इसलिए बॉटम अप, छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम की तरफ। इज इट क्लियर व्हाई मेमोराइजेशन इज नोन एज टॉप डाउन एंड व्हाई टेबुलेशन इज नोन एज बॉटम अप? छोटी प्रॉब्लम क्या है, बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये चीज समझ आई? हाँ या ना बोल दो। आ गई। ठीक है, तो टेबुलेशन में मैंने क्या समझाया? हम छोटी से बड़ी की तरफ जाते हैं, बड़ी से छोटी की तरफ। छोटी से छोटी बड़ी। से बड़ी। छोटी से बड़ी की तरफ। वी ट्रेवल फ्रॉम स्मॉलर सब प्रॉब्लम टू अ बिगर प्रॉब्लम। छोटी प्रॉब्लम्स का आंसर हमें पता होता है, बड़ी प्रॉब्लम का आंसर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो स्मॉलर टू लार्जर प्रॉब्लम एक एक करके हम सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को थोड़ा सा स्पेस इंसर्ट करने दो। ये नोट्स आप अपलोड ना करेंगे? नोट्स ऑलरेडी जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक दे रखा है। Okay. बस बैकग्राउंड उसमें वाइट है, वो आपको देखना पड़ेगा। लाइव है, मतलब जैसे जैसे मैं चेंजेस कर रहा हूँ वैसे वैसे वहाँ पे भी हो ही रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो चीज पता चल गई कि छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जाना है। तो एक बार फटाफट वही जो डीपी टेबल थी वही हम वापस बना लेते हैं। तो एक मैं लंबा सा डब्बा बना रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले 0th फिबोनाकी, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, देन फिर फिफ्थ, देन फिर सिक्स। लेट सपोज 6th फिबोनाकी नंबर हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या पता है? हमें ऑलरेडी पता है बेस केस। बेस केस मतलब स्मॉलर प्रॉब्लम कि 0th फिबोनाकी की वैल्यू 0 ही है, फर्स्ट फिबोनाकी नंबर की वैल्यू फर्स्ट ही है। अब हम क्या लगाएंगे? अब हम ट्रेवलेंस सॉल्व करेंगे कि यार यही रिकरेंस रिलेशन अब हम इटरेटिव वे में लगा देंगे कि डीपी ऑफ nth क्या बन जाएगा? डीपी ऑफ nth बन जाएगा पिछला और उससे पिछले का समेशन। डीपी ऑफ nth क्या बन जाएगा? पिछला और उससे पिछले का समेशन, यानी 1 + 1, 1 + 0 1। डीपी ऑफ 3 क्या बन जाएगा? डीपी ऑफ 3 बन जाएगा डीपी ऑफ 2 + डीपी ऑफ 1 दैट इज 2। डीपी ऑफ 4 क्या बन जाएगा? डीपी ऑफ 3 + डीपी ऑफ 2 दैट इज 3। डीपी ऑफ 5 क्या बन जाएगा? डीपी ऑफ 4 + डीपी ऑफ 3 दैट इज 5। डीपी ऑफ 6 क्या बन जाएगा? डीपी ऑफ 5 + डीपी ऑफ 4 दैट इज 8। तो फाइनली जब अगर हमें डीपी ऑफ nth फिबोनाची नंबर मांग रखा होगा तो हम सिंपली क्या रिटर्न कर देंगे? 8। तो क्या टेबुलेशन इजी लगा? वैसे क्वेश्चन इजी था ये अगर टेबुलेशन से डायरेक्टली करते तो, लेकिन क्या समझ आया? व्हाट इज टेबुलेशन? क्या करते हैं हम इटरेटिव में? टेबुलेशन इज नथिंग बट इटरेटिव सॉल्यूशन। छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जाओ। दिस इज स्मॉलर प्रॉब्लम, this is a bigger problem, and we are traveling from smaller to larger and accordingly applying the recursive solution, that is dp of I is nothing but dp of I - 1 plus I - 2। एंड ऐसा ही हर किसी सेल पर कर रहे हैं, यही चीज हम हर सेल पर करते जा रहे हैं। तो क्या कोड लिख पाओगे इसका? क्या कोड लिख सकते हो? क्या हो सकता है इसका कोड? आशीष, सुमित, क्या लगता है? क्या कैसे लिखें? एक लूप चला देंगे जहां तक हमें रिकॉर्ड चाहिए और वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे जो आपने डीपी का लिखा हुआ है। बिल्कुल, एक लूप चलाएंगे और एक एक करते हुए जो पिछली दो वैल्यूज हैं उनका समेशन लेते जाएंगे। सो आई एम बेसिकली रिमूविंग दिस मेमोराइजेशन कोड एंड डिक्लेयरिंग अ डीपी टेबल। अगेन डीपी टेबल तो सेम ही रहेगी, जो हमारी पहले थी वही अब रहेगी, लेकिन अब बस इतना फर्क है। क्या मुझे -1 से इनिशियलाइज करने की जरूरत है? सोच के बताना, क्या मुझे -1 से इनिशियलाइज करूं मैं? कुछ फर्क पड़ रहा है किससे इनिशियलाइज हुए? नहीं अगर नहीं अब नहीं। अगर सारी वैल्यू 100 से भी इनिशियलाइज होती, जो कि किसी का भी आंसर में भी ना बने, तब भी कोई फर्क नहीं था, क्योंकि हम आंसर ही इस वे में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। मतलब सेकंड फिबोनाची जब कैलकुलेट हो रहा है तब 0th और फर्स्ट कैलकुलेट हो चुके हैं और सेकंड तभी कैलकुलेट होना है। जब थर्ड फिबोनाची नंबर कैलकुलेट हो रहा है तो 0 1 2 कैलकुलेट हो ही चुके हैं। तो जो भी डीपी स्टेट्स यहाँ पे भरी हुई हैं हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम आंसर ही उस वे में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिस वे में हमें चाहिए। मतलब सबसे पहले छोटी प्रॉब्लम का आंसर, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, एंड सो ऑन। तो जो भी इनिशियली वैल्यू होती है, यहाँ पे -1 पड़ा हुआ है, हमने -1 से 3 बना दिया तो हाँ, क्या मेरी आवाज आ रही है अभी? एक बार बताना। हाँ भाई। यस सर। 2 मिनट।
हाँ अब आ रही है। यस हाँ सर। जी। ओके, वो ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया था खुद ही सही। ठीक है, सो हम छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जा रहे होंगे। तो लूप चलेगा हमारा बेसिकली 2 से, बिकॉज हमें पता है, या 2 से चला लो या 1 से चला लो, जहाँ जहाँ मर्जी से चला सकते हो। 2 से ही चला लेते हैं क्योंकि 0th और फर्स्ट फिबोनाची नंबर हमें पता है ऑलरेडी। 2 से चला रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे, हमें nth फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करना है तो n तक जाएंगे। और डीपी ऑफ आई क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ आई हो जाएगा डीपी ऑफ आई माइनस 1 प्लस डीपी ऑफ आई माइनस 2। लेकिन क्या ये ठीक चलेगा, क्या इसमें कुछ मिसिंग है, क्या लग रहा है? स्टोर तो कराया नहीं 0 में आपने। जो हमारे सबसे छोटी कॉर्नर केसेस है, जो पहले बेस केसेस होते थे, वो तो हमने स्टोर करवाए नहीं। डीपी ऑफ 0 तो चलो ऑलरेडी 0 ही स्टोर होता है हर जगह इंटीजर में, लेकिन डीपी ऑफ 1 को 1 बनाना पड़ेगा हमें। तो दिस इज नथिंग बट टेबुलेशन, 3 लाइन का कोड है। छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ गया फॉर इनपुट 0, वाई लेस देन एन होगा ना। nth फिबोनाची नंबर हमें कैलकुलेट करना है। एक बार ऐसी बेस केस डाल देते हैं कि अगर हमारा n 0 या 1 हो जाता है तो हम डायरेक्टली n को रिटर्न कर देंगे। मतलब अगर 0th फिबोनाची नंबर मांगा है तो 0 ही है, फर्स्ट फिबोनाची नंबर मांगा है तो 1 ही है। रुक जाओ, कुछ गलती हो गई। 0th फिबोनाची नंबर 0 है। डीपी ऑफ आई इज डीपी ऑफ आई माइनस 1 प्लस डीपी ऑफ आई माइनस 2, और डीपी ऑफ 2 से स्टार्ट कर रहे डीपी ऑफ एन स्टोर नहीं हो रहा, हैं। लूप यहाँ लेस पे देन। लेस देन इक्वल्स टू डाला था मैंने। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द टेबुलेशन कोड। क्या लग रहा है, टेबुलेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिख पा रही है, क्या होगी, क्या ही लग रहा है? सबसे सिंपल कोड है, एन एन ही होगी, ऑर्डर ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है अभी करंट कोड की, एन ऑर्डर ऑफ एन ही है। सो क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क आया है अभी हाल फिलहाल? नहीं। और ना ही हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क आया है। तो एक बार पहले मेरे को कोड लाने दो, फिर मैं समझाता हूँ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आप वैसे बोलोगे फर्क नहीं आया, क्योंकि पहले भी ऑर्डर ऑफ एन थी, अभी भी ऑर्डर ऑफ एन है। लेकिन क्या अब स्टैक ओवरफ्लो होने के चांसेस कम हो गए हैं? क्या टेबुलेशन के कोड में स्टैक ओवरफ्लो के चांसेस कम है? बिल्कुल कम है, क्योंकि स्टैक भर ही नहीं रही, एक ही तो फंक्शन है। सेम ही फिबोनाची फंक्शन में सारा काम हो रहा है, लूप से काम हो रहा है, इटरेटिव काम है। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी वाले कोड में वही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अभी वाले कोड में वही है, ऑर्डर ऑफ एन, जो एक्स्ट्रा स्पेस की बात करते हैं हम। लेकिन जो रिकर्जन कॉल स्टैक का स्पेस है वो कांस्टेंट हो गया है। रिकर्जन कॉल स्टैक का स्पेस अब हमारा क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। यानी स्टैक ओवरफ्लो अब आने के चांसेस बहुत ही कम है, जो कि जावा में फ्रीक्वेंटली आ जाते हैं। क्लियर है जी? क्लियर है टेबुलेशन का कोड? दोनों ही अप्रोच देनी पड़ती है क्या इंटरव्यू में? दोनों तो नहीं देनी पड़ती है, सिर्फ रिकर्जन का भी दे दोगे तो भी चल जाएगा। आप किससे प्रेफर करते हो? मैंने तो मेरे स्प्रिंकलर के में पूछा था एक रिकर्जन, मतलब डीपी का कोड, तो मैंने तो रिकर्जन से ही करा था। और मैं तो जनरली रिकर्जन से ही प्रेफर करता हूँ। मेरे तो लीड कोड के कॉन्टेस्ट में भी देख लोगे तो रिकर्जन ही रहती है, कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट में भी देख लोगे तो रिकर्जन ही रहती है, क्योंकि बहुत इंट्यूटिव है। टैबुलेशन डायरेक्टली क्लिक नहीं करेगा आपको। अपन आगे भी वही फॉलो करेंगे ना फिर, अपना मेमोराइजेशन। हाँ बिल्कुल, अगर आप अलाउ कर दो कि हर क्वेश्चन में टैबुलेशन जरूरी नहीं है करनी, अगर आप मेरे को अलाउ कर दो कि जो सिर्फ, बेटर है आप वैसा डिसीजन लेना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल इंट्यूटिव वे से चलेंगे जो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। मतलब जो ज़्यादा इंट्यूटिव लग रहा है, जैसे एमसीएम के क्वेश्चनों में मेमोराइजेशन ही इनफ है, तो हम उसमें टैबुलेशन पे जाएंगे ही नहीं, क्यों फालतू में दिमाग खर्च करना। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में जाना होगा तो जाएंगे, लेकिन मोस्टली केसेस में अगर मेमोराइजेशन से ही काम चल जाएगा तो चल जाएगा, अच्छी बात है। अगर स्टैक ओवरफ्लो आएगा तो चले जाएंगे टैबुलेशन की तरफ। तो ये क्या चीज़ है, ठीक है छोड़ो। हाँ, अब मेरे को बताओ, क्या कुछ ऑप्टिमाइजेशन अब आपको दिख पा रही है स्पेस के नाम पे? क्या लग रहा है कुछ हो सकता है? हर स्टेट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रही है? हाउ इज द वैल्यू कैलकुलेटेड फॉर एवरी डीपी सेल? क्या कुछ फिगर आउट हो पा रहा है? प्रीवियस 2 वैल्यूज के बेसिस पर। सिर्फ पिछली 2 वैल्यूज के बेसिस पर ही तो हमारी हर सेल की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है।
कैसे? रिकरेंस रिलेशन यही कह रहा है, dp ऑफ आई इज नथिंग बट dp ऑफ आई माइनस वन प्लस dp ऑफ आई माइनस टू। तो अगर हर सेल की वैल्यू जस्ट उसके पिछले दो सेल्स की वैल्यू पर ही डिपेंडेंट है, तो सिर्फ पिछले दो सेल की वैल्यू शोर करो ना, उससे पहले की शोर क्यों कर रहे हो? मतलब जिस दिन आप फोर्थ फिबोनाकी सेल पर खड़े हो कि मेरे को फोर्थ फिबोनाकी की वैल्यू ला दो पिछले दो का समेशन, तो क्या मुझे इन दोनों सेल्स की वैल्यू का पता होना जरूरी है? मतलब शोर करे रखना जरूरी है मुझे? अगर मुझे थर्ड का जानना है और फोर्थ का जानना है और मेरे पास सेकंड और थर्ड की वैल्यू पड़ी है, जरूरी क्या नहीं मेरे है। को जरूरी नहीं है? अगर मुझे फिफ्थ फिबोनाकी नंबर जानना है, तो क्या मुझे उस टाइम पर, अगर मुझे इन दोनों की वैल्यूज पता है, तो क्या मुझे इन तीनों वैल्यूज का पता होना जरूरी है? स्टोर होना जरूरी है? नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमें पिछली ही दो वैल्यूज का तो समेशन चाहिए। अगर हमें सिक्स्थ फिबोनाकी नंबर चाहिए, तो हमें जस्ट पिछली ही तो दो वैल्यूज का समेशन चाहिए, तो उस टाइम पर हमें इन चारों ही वैल्यूज का आंसर बेसिकली नहीं चाहिए, इन चारों ही वैल्यूज का, इन चारों ही वैल्यूज को स्टोर करने की नीड ही नहीं है। तो हम क्या देख सकते हैं, सिर्फ पिछले ही तो प्रीवियस दो सेट चाहिए, हार्ड कोडेड ही तो है यहाँ पे कुछ आई माइनस जे, आई माइनस के, आई माइनस एल ऐसा कुछ थोड़ी ना है। हार्ड कोडेड है, सिर्फ पिछली सेल और उससे पिछली सेल का चाहिए। तो क्यों ना सिर्फ दो वेरिएबल रख लो, 2 पॉइंटर टेक्निक लगा लो या 3 पॉइंटर जो भी कहते हो, और 3 पॉइंटर को आगे आगे मूव करते रहना। सो दिस इज नथिंग बट स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। रीजन क्या है होने का? क्योंकि हमें सिर्फ कुछ लिमिटेड ही प्रीवियस स्टेट चाहिए। अगर ज्यादा चाहिए होती तो अलग बात है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ दो ही प्रीवियस स्टेट चाहिए थी, आई माइनस वन एथ, आई माइनस टू एथ। तो इसलिए हम सिर्फ 3 पॉइंटर की मदद से करंट आई एथ, आई माइनस वन एथ और आई माइनस टू एथ, सिर्फ 3 ही पॉइंटर रखेंगे, और 2 पॉइंटर की मदद से हम अपना जो टेबुलेशन वाला कोड है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं ये पूरी ही चीज हटा रहा हूँ और इसकी जगह क्या कर रहा हूँ, डीपी ऑफ आई को मैं एक स्टोर करके रख रहा हूँ। लेट सपोज प्रीवियस जीरो में, यू प्रीवियस वन प्रीवियस टू भी ले सकते हो, प्रीवियस वन ले लेते हैं, और प्रीवियस टू में क्या स्टोर कर रहा हूँ, वन। तो स्टार्टिंग की दो वैल्यूज हमने स्टोर कर ली। तो इसी वजह से मैंने ये जो कॉर्नर केस है ये पहले चेक कर लिया कि अगर इन्हीं दोनों में से कोई है तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो, वरना अगर वो प्रीवियस या वन या प्रीवियस टू में से नहीं है, तो मेरे को बताओ कैसे ith वैल्यू कैलकुलेट होने वाली है, करंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? करंट फिबोनाची नंबर क्या है? वन प्लस पिछले दोनों फिबोनाची नंबर्स का समेशन। अब अगली इटरेशन में प्रीवियस कैसे अपडेट करना है, 2 पॉइंटर कैसे चलते हैं बता दो। अगर मैंने बोल दिया कि यार सेकंड फिबोनाची नंबर इज नथिंग बट प्रीवियस वन प्लस प्रीवियस टू, तो अब ये वाला है करंट नंबर। तो मेरे को बताओ इस नंबर के लिए प्रीवियस वन और प्रीवियस टू क्या बनने वाला है? ये प्रीवियस वन है और ये प्रीवियस टू है, आई गेस उल्टा ले लिया मैंने। ये है हमारा प्रीवियस वन और ये हमारा प्रीवियस टू, और ये हमारा करंट जो कि कैलकुलेट हो रहा है। तो अब अगले नंबर के लिए मेरे पॉइंटर्स मैं कैसे अपडेट कर दूं? दोनों में एक एक ऐड कर देंगे। दोनों में एक एक ऐड कर देंगे, मतलब प्रीवियस वन को बना देंगे प्रीवियस टू को बना देंगे करंट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपली प्रीवियस वन को बना दूंगा प्रीवियस टू और प्रीवियस टू को बना दूंगा करंट। फाइनली आखिरी दिन किस सेल पर वैल्यू पड़ी होगी, प्रीवियस वन पर या प्रीवियस टू पर, किस पर पड़ी होगी? प्रीवियस टू पर। प्रीवियस टू पर पड़ी होगी, आगे वाले पॉइंटर पर पड़ी होगी। तो बस इतना ही करना है। तो हमने देखो क्या कर लिया, कहीं पर भी एक्स्ट्रा स्पेस है ही नहीं, अब सेम ही कोड है जो पहले था, और 2 पॉइंटर्स की मदद से, 2 पॉइंटर टेक्निक की मदद से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही फैसिनेटिंग होगा। दिस इज नथिंग बट द मोस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन दैट इज टेकिंग ऑर्डर ऑफ एन सोल्यूशन एंड ऑर्डर ऑफ वन स्पेस। फिबोनाची हालांकि एक और मेथड होता है, एक तो मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन होता है, एक गोल्डन रेशियो वाला भी फॉर्मूला होता है जिससे कांस्टेंट टाइम में निकल जाता है, लेकिन उन पे नहीं जाते हुए ये आपके लिए अभी के लिए मोस्ट ऑप्टिमाइज है। ठीक है जी, क्या समझ आया स्पेस ऑप्टिमाइजेशन क्यों कर पा रहे हैं और कैसे कर पा रहे हैं? एक चीज हाँ। थी, क्या इंटरव्यूअर बोल सकता है कि मेरे को रिकर्सिव नहीं चाहिए, मेरे को ये टैबुलराइज कोड ही चाहिए, ऐसा? वो ये बोल सकता है कि मेरे को एक्सप्लेन मत करो रिकर्जन, मेरे को कोड लिख के दिखा दो, और फिर कोड लिखने के बाद वो बोल सकता है कि इसका एक बार टेबुलेशन वाला तरीका भी समझा दो कि कैसे होगा। मतलब ये हो सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ था कि मैं उसको समझा रहा था कि
कैसे जो ग्राफ है, ग्राफ की एल्गोरिथम डीएफएस काम कर रही है। तो उसने कहा नहीं मेरे को समझाओ मत, मेरे को डायरेक्टली कोड लिख के दिखा दो। फिर कोड में उसने फॉलो अप ऐसा दे दिया कि वो क्वेश्चन ही चेंज हो गया फ्रॉम ग्राफ टू रिकर्जन। तो ये चीज़ें हो सकती है कि आपको वो एक्सप्लेन करने का टाइम ना दे के बोल दे कोड लिख दो, और कोड के टाइम पे बोल दे मेरे को इस वाले मेथड से नहीं उस वाले मेथड से दे दो जो वो खुद पढ़ के आया होगा, मतलब इंटरव्यू लेने से पहले। ठीक है। सर एक बार आप गोल्डन रेशियो का बोल। हाँ गोल्डन रेशियो का मेरे को फॉर्मूला तो वैसे याद नहीं है, लेकिन समथिंग √5+1 ऐसे कुछ करके होता है, √5+1/2 ऐसा कुछ करके। उससे डायरेक्टली मतलब उसका प्रूफ भी आपको जानने की जरूरत नहीं है, उससे डायरेक्टली आपकी जो nth फिबोनाची की वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाती है कांस्टेंट टाइम में, मतलब पावर में जितना टाइम लग रहा है बस उतना ही टाइम में कैलकुलेट हो जाएगी। Bennett's formula. सॉरी, Bennett's formula, right? वेयर इट्स फार्मूला, वेयर इज द फार्मूला? No. Bennett's. हाँ बेनेट्स फार्मूला, अच्छा नाम बेनेट्स फार्मूला, या द फार्मूलाज नेम इज बेनेट्स फार्मूला। गोल्डन रेशियो पर बेस्ड है, कांस्टेंट टाइम में कर देगा अगर आप एज्यूम कर रहे हो कि पावर लेने में कांस्टेंट टाइम लग रहा है। लेकिन अगर पावर लेने में ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम लग रहा है तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन हो गया। तो मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल भी लॉग एन में ही करता है, मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन बाद में अगर टाइम मिला तो देख लेंगे, लेकिन अभी तो इतना काफ़ी है। मतलब इससे आगे इंटरव्यू में नहीं जाएगा, कॉम्पिटिटिव में भले ही चले जाए, इंटरव्यू में इतने तक ही रहने वाला है।